दो दिनों की अच्छी तेजी के बाद आज वायदा कारोबार में निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बेहद सीमित दायरे में सुस्ती के साथ एक कारोबार। आखिरी 1.5 घंटा होगा बड़ा एक्शन भरा, क्योंकि एक्सपायरी तो है ही और करनी है कल की तैयारी भी। ऐसे में जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए, एक्सपायरी का एक्शन है, सुस्त कारोबार है, बट स्टॉक्स में आपको बढ़िया चर्निंग दिख रही है। मौके बन रहे हैं दोनों तरफ के बाजार में। कैसे उठाना है इसका फायदा, क्या करना है इस बाजार में, डेटा क्या कह रहा है और कहां होगी वीकली एक्सपायरी, सारे सवालों को जवाब देंगे अनिल जी। पहले तो इस समय की बातें बताएं सर। जी, बड़ी बात है ये कि आज सुस्त शुरुआत हुई, थोड़ी मजबूती बनी, हल्की कमजोरी आई और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि आज हम फुल टाइम पास करेंगे 19,800 के आसपास, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, बस 25 इधर 25 उधर, बस यही टाइट रेंज में पूरे दिन भर बाजार 2 दिनों की अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेशन के मूड में आपको आएगा नजर। निफ्टी बैंक 44,500 के लेवल को होल्ड करता हुआ और 44,700 के ऊपर भी नहीं निकलने की कोशिश, यानी ये भी 44,600 के आसपास टाइम पास करता हुआ दिख रहा है। तो दोनों ही इंडेक्स में टाइम पास वाला माहौल चल रहा है और यही हाल कमोबेश सेंसेक्स का भी है। निफ्टी सरकारी कंपनियों का इंडेक्स जो है वो 1 महीने की ऊंचाइयों पर, यानी कि आज जैसे सुबह हम बात भी कर रहे थे कि एक के बाद एक सारे पीएसयू स्टॉक्स पर बाय कॉल आ रहे हैं, वहीं पर तेजी बनती दिख रही है। लेकिन असली हीरो स्टार परफॉर्मर वैसे जो पहले एक ज़माने में मल्टी स्टार मूवीज आती थी वो हिट होती थी, लेकिन आजकल वेब सीरीज हिट है। उसी तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ये ज़्यादा हिट है। लगातार 30 दिन यहाँ पर तेजी बनती दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स अपनी तरफ से जितना दे सकते हैं पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। अब 75 अंक ऊपर है दीप। डाउ फ्यूचर धीरे धीरे अपनी बढ़त बना रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। और यूरोप के बाजारों में शानदार तेजी का माहौल, चौतरफा तेजी है यूरोप के बाजारों में। अगर आप देखेंगे तो बढ़िया एक्शन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊं दीप, फुटसी ½ %, कैक ½ %, डैक्स ½ %, तीनों ही इंडेक्स आधा% मजबूत इस वक्त आपको नजर आएंगे। चलिए, तो यूरोप के बाजार मजबूत हैं, ग्लोबल बाजार मजबूत हैं, हमारे बाजार ठीक फॉर्म में हैं, ना ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं ना ज़्यादा नीचे। रेंज में ही है सर, कुछ करना है इस खास रेंज में या फिर थोड़ा स्टॉक्स पर फोकस करें? दीप, ये बहुत अच्छी चीज़ें जो होती दिख रही है। इसके पीछे 2 कारण है। एक, पिछले 2 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पर है। और दूसरा, वीकली एक्सपायरी के दिन आजकल ऑप्शन ट्रेडर्स ने एक बढ़िया स्ट्रेटेजी, जिसका सुबह हमने जिक्र भी किया था। सुबह आओ 19,800 पे खुला, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे के कॉल और पुट बेच दो और शांति से पैसा बनाओ। तो आज अगर किसी ने वैसा काम किया है, बन गया पैसा उनका, बन ही रहा है ना। और आखिरी 1 घंटे तक अगर आपको रिस्क नहीं रखनी है, जब 2:30 बजे मुंह आने की कोशिश करे उसके पहले पोजीशन काट लो आप। बस आपके पास होना ही चाहिए कि एक कैलकुलेटेड रिस्क, थोड़ा पैसा और थोड़ा जिगर, है ना। इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो तो आप पुट और कॉल बेचकर कैसे पैसा बना सकते हो, उसके एग्जांपल आजकल आपको रोज मिल रहे हैं। चाहे वो निफ्टी की एक्सपायरी हो, चाहे बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो, हर रोज कुछ न कुछ ऐसा आपको नजर आता है जो आपको उस तरफ इशारा करता है। आज भी वैसे ही होता दिख रहा है। और तो एक तो ये इसी वजह से जो ऑप्शंस का डेटा है वो इस तरह से बना हुआ कि बड़ा मुंह आ नहीं पा रहा। दूसरा है कि नेचुरली 3 दिनों तक, 2 दिनों से अच्छी रिकवरी जो हुई है हमारे यहाँ पर, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा सा रुक कर चले वो अच्छा ही है। तीसरी बात यह कि अमेरिका में भी 4 दिनों से आप अच्छा मजबूत एक्शन देख रहे हैं, तो थोड़ा ये भी रहता है कि भाई कभी भी कहीं भी ये इजराइल हमास वगैरह कुछ हो जाए कर जाए तो थोड़ा स्पीड धीमे कर ले तो बढ़िया। बट ओवरऑल बाजार के ट्रेंड में कहीं कोई बदलाव नहीं है, टेक्सचर में कोई बदलाव नहीं है, मजबूती का ट्रेंड है ही। डिप पर खरीदा भी जा रहा है। कल का लो आपने 19,750 तोड़ा नहीं है, आज भी 19,775 के आसपास ही खरीदारी आ गई। सो आई थिंक 19,800 के 50 इधर 50 उधर पहले निफ्टी को टाइम पास करना है। अगर इस रेंज के बाहर किसी एक तरफ निकले तो फिर आगे सोचेंगे, देखेंगे कि करना क्या है। सो आई थिंक बेटर है वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहें, क्योंकि रिजल्ट्स हेवी डे भी है। आज इन्फोसिस एचसीएल टेक नतीजे पेश करेगा, कल नतीजों पर एक्शन होगा, कल आपको एक्शन अमेरिका पर देना है, कल आपको एक्शन हमारे महंगाई के आंकड़ों पर देना है। सो इसलिए मुझे लगता है कि एकदम शांत, सदा हुआ, एकदम अलर्टेड ट्रेड आप जिसे कह सकते हैं वैसा होता दिख रहा है, वही होगा भी। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा अलर्ट रहिए, थोड़ा कॉशियस रहिए, थोड़ा हल्के रहिए, कोई परेशानी नहीं है, एक्सपायरी निकलने दीजिए। बट अच्छी बात है जो इन लेवल्स के आसपास बाजार कंसोलिडेट हो रहा है। चलिए, बात करते हैं कुशल और अरमान के साथ भी और जान लेते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स और साथ ही आज के जितनी भी खबरें आपके लिए आ चुकी हैं, इंक्लूडिंग जो थोड़ी देर पहले नंबर्स भी आए थे। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स।
गुड आफ्टरनून दीप। आप देखिए यहाँ पर कल से टीसीएस ने शुरुआत कर दी है बड़े नतीजों के लिहाज से, और यहाँ पर आज पोस्ट मार्केट आएंगे एचसीएल टेक और साथ ही इन्फोसिस के नंबर्स, और कैश सेगमेंट में आनंद राठी वेल्थ, एंजल वन और केसरम इंडस्ट्रीज के नंबर्स पर भी रहेगी नजर। हमारे यहाँ पे जो हमारा महंगाई आंकड़ा है सितंबर महीने का और साथ ही अगस्त महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा वो भी आता हुआ दिखेगा, और सितंबर महीने का यूएस के लिहाज से जो उनका सीपीआई आंकड़ा है वो भी इंपॉर्टेंट है, और यूरोप की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स भी आज जारी होते हुए दिखेंगे। जहां तक कल का सवाल है, एचडीएफसी लाइफ भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा। एचडीएफसी एएमसी के हमने नंबर्स अभी कुछ देर पहले देखे आते हुए। साथ ही कैश सेगमेंट से एबी मनी, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, सोम डिस्टिलरीज और साई सिल्क का ये भी अपने Q1 नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट कल के दिन में जो बैंक एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बीएससी पर, उसकी फ्राइडे एज ए डे उसकी लास्ट एक्सपायरी होगी, फिर उसके बाद सोमवार से यानी कि 16 अक्टूबर से हर सोमवार को बैंक एक्स की एक्सपायरी होती हुई नजर आएगी। अदानी हिंडनबर्ग केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है कल के दिन में, और जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स 30 दिनों का एंकर लॉक इन भी इसका खत्म होता हुआ दिखेगा। कल नेशनल सिनेमा डे भी है, तो यहाँ पर भी नज़र रखिए। साथ ही सितंबर महीने का जो चीन का सीपीआई आंकड़ा है वो भी इंपॉर्टेंट होगा हमारे ग्लोबल इवेंट के लिहाज से, और अक्टूबर महीने का जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस डेटा है यूएस का, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। शनिवार 14 अक्टूबर नंबर्स डालमिया भारत के तो आएंगे ही, साथ ही कैश सेगमेंट से एवेन्यू सुपरमार्ट बड़े नंबर्स इसमें आने वाले हैं, साथ ही जीटीपीएल, हैथवे, टेक्समैको, रेल एंड इंजीनियरिंग, ये सारे नंबर्स भी आएंगे। एंड ऑफ कोर्स सबकी नज़र रहेगी भारत बनाम पाकिस्तान पर। ये मैच होने वाला है अहमदाबाद में। बिल्कुल, अहमदाबाद में इंतज़ार है मैच का, एंड ऑफ कोर्स उस मूड में भी हम आएंगे, बट बाकी भी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं। और आज और रिजल्ट्स भी फ्राइडे को कल भी काफ़ी हैं, कल भी हैं। कल कौन से हैं? कल एचडीएफसी लाइफ है निफ्टी से, और उस मंडे को भी काफ़ी रहेंगे रिजल्ट। तो मंडे को भी नंबर्स रहने चाहिए। तो फिर सैटरडे को काफ़ी रिजल्ट्स के प्रीव्यू और जो सारी रिसर्च करवानी होगी, तो दीप सैटरडे को दे दिया जाए करने के लिए कुशल को। हाँ, दे देते हैं। सैटरडे आराम से फ्री भी रहेगी, भी रहेंगे, थोड़ा कुछ है नहीं काम ज़्यादा। कुशल सैटरडे क्या प्लान है? यस आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर जिस दिन मैं मैच नहीं देखता हूँ तो इंडियन टीम हार जाती है। मेरा काम जरूरी है। तो फिर तो कोई फिर वो काम है ना अरमान की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। सर मेरे साथ होता है सर। चलिए, अच्छा बंसल जी, आप दोनों को कुछ सलाह देना चाहते हैं? जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं कुशल की तरफ से बोल रहा हूँ। अनिल जी जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कई बार अब तो काफी टाइम से बुल बियर करा नहीं, काफी अच्छा करते हैं। तो कुशल अनिल जी एक जवाब वो भी और भी दे सकते हैं कि ही इज हैप्पीली मैरिड। तो आपके अनिल जी बैचलर्स की टीम है, वीकेंड पे काम उनको देना चाहिए। थैंक यू सर। ये भी आइडिया अच्छा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसमें तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं, जब तक हमारे पर ना आए काम तब तक हमें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा क्या कि आप कोई बड़े बिगेस्ट चैनल के प्राइम टाइम एंकर से दुश्मनी भी मोल ले रहे हैं बंसल जी, आपको पता है? नहीं देखिए अनिल जी, दीप तो सीनियर हैं, जूनियर आशीष और बाकी लोग जूनियर अनिल जी, ये जूनियर्स की तरफ है, प्राइम टाइम एंकर की तरफ नहीं। चलिए बढ़िया, ठीक है, तो मतलब समझ तो गए, फिर तो कौन बचा है? आशीष ही हमारे। चलिए अच्छी बात है। तो ये है सारे ट्रिगर्स जी। बिल्कुल। खबरें अरमान बताइए। जी बिल्कुल, खबरों में सबसे पहले टाटा मोटर्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि भारत का जो Q2 के GLR के जो डेटा आते हैं, रिटेल बिक्री के लगभग 108% बढ़कर आते हुए दिखे हैं, और अगर आप पहली छमाही देखें FY24 की तो लगभग 105% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। एम्फेसिस यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ उन्होंने स्ट्रेटेजिक डिजिटल करार का ऐलान करते हुए दिखे हैं। ओरियन प्रोसॉल यहाँ पर AS सॉफ्टवेयर से लोन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो खरीदेंगे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स यहाँ पर इंडस्ट्रियल लाइटिंग प्रोडक्ट जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है। परसिस्टेंट, यहाँ पर ध्यान रखना है परसिस्टेंट सिस्टम में आपको, क्योंकि HDFC म्यूचुअल फंड ने लगभग 2% हिस्सेदारी घटाई है, उनकी हिस्सेदारी 5% से गिरकर 3% के आसपास हो गई है, और 10 अक्टूबर को ओपन मार्केट के जरिए जो है हिस्सेदारी बेची गई है। मॉइल, यहाँ पर LIC ने कंपनी में लगभग 2% की हिस्सेदारी घटाई है, उनकी हिस्सेदारी 9% से गिरकर लगभग 6.9% के आसपास हो गई है। और ब्लॉक डील की तरह जोमेटो 38 लाख शेयर्स, पावर ग्रिड 73 लाख, NMDC 20 लाख और ITC 10 लाख शेयरों के कई सौदे हुए। ओके, तो ये है ढेर सारे ट्रेड्स आज के सेशन में, जहां पर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार।
हिमांशु जी के दर्शन आप कर ही चुके हैं, कुणाल जी भी आ चुके हैं। ओहो, आज तो फुल हाउस है एकदम, क्या बात है। और वागले साहब, सुमित जी, हिमांशु जी, मेहुल कोठारी साहब और संदीप जैन साहब सारे चुस्त दुरुस्त एकदम अलर्ट मोड पर। आइए पहला बिगुल आज हिमांशु जी कुछ तो मतलब कल मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हिमांशु जी की परफॉर्मेंस पूरी तरह से रोहित शर्मा साहब के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो शर्मा साहब ने कल जिस तरह की फास्ट सेंचुरी मारी है, सुबह के शो की शुरुआत हिमांशु जी ने की और दोपहर के शो का भी लिए भी बिगुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, सेल साइड का स्टॉक है जो रडार पे आया है। अपोलो हॉस्पिटल में आज एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, काफी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर बनती हुई नजर आई हैं और मुझे लगता है कि ये जो वीकनेस है ये परसिस्ट हो सकती है और ज्यादा स्टॉक 4800 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अपोलो हॉस्पिटल्स के फ्यूचर में करंट लेवल्स पर बिकवाली करेंगे, 4950 के आसपास के भाव है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 5000 के ऊपर का और मुझे ऐसा लगता है कि 4850 4800 तक के टारगेट्स अपोलो हॉस्पिटल्स में आज या कल तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, अरे क्या बात है, पहला ही कॉल शॉर्ट साइड पर बेचने की राय हिमांशु जी की तरफ से अपोलो हॉस्पिटल में आती हुई दिख रही है। लेवल्स आपके सामने 5000 के राउंड फिगर पर लगाएं स्टॉप लॉस, 4850 और 4800 ये दो टारगेट के लिए करें बिकवाली। अगला बिगुल है मेहुल कोठारी साहब के लिए BTS डबल टी वाला। मेहुल जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु जी। अनिल जी, आज ये एक जो काउंटर है वो बाई के लिए आया है, दैट इज वर्लपूल में बाइंग की सलाह रहेगी बिकॉज एक फ्लैग ब्रेकआउट आया है, 1710 के पास चल रहा है, 1660 के स्टॉप लॉस से इसको खरीदना है। अपसाइड में मैं समझता हूँ 1810 का टारगेट पहला टारगेट हो सकता है, ये 2000 तक का जाने का कैंडिडेट है, बट के लिए 1810 का टारगेट वर्लपूल में। पुल और जबरदस्त स्पाइक आ रहा है, पिछले 5 मिनट में ये मूव शुरू हुई है वर्लपूल की। बढ़िया मूड माहौल में दिख रहा है ये काउंटर। वागले साहब, एक बार BPCL पर आपसे राय लेनी। सुबह भी एक्टिव था और सुबह की गेन्स होल्ड कर रहा है सर थ्रू द डे, 2% ऊपर इस समय है, निफ्टी का टॉप गेनर है। जरा BPCL पर एक बार अपनी राय दें सर। दीपांशु, अच्छा लग रहा है। पिछले 3 या 4 दिनों पहले जो लो बना है लगभग 336 337, वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मीडियम टर्म बॉटम होगा और यहाँ से स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। मेरा मानना है 360 365 तक स्टॉक जा सकता है। करंट भाव पे 350 पे पोजिशनल व्यू अगर आपका व्यू है तो एक 15 से 20 रुपए के मूव के टारगेट के लिए आप एक हफ्ते 10 दिन के व्यू से ले सकते हैं। यहाँ पे लीजिए, थोड़ा सा नीचे आता है तो ऐड करिए। 340 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 365 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई BPCL में। बढ़ते आगे और अब वक्त है एक और बिगुल का। कुणाल जी, राकेश जी तैयार है चार्ट कॉर्नर के साथ। बताएं सर। अनिल जी, चार्ट कॉर्नर पिक है जुबिलिएंट फूडवर्क्स, काफी बेहतरीन टेक्निकल चार्ट है। नीचे में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बना है 530-35, नीचे में एक अच्छा बेस है। काफी समय से स्टॉक चला नहीं है और जो मेरे मित्र कुणाल जी बार बार 200 दिन की मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो वीकली चार्ट पर मतलब कि उसके ऊपर निकल रहा है, उसको क्रैक कर रहा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 600 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। एक ओवरवेट खरीदारी की राय ऑन जुबिलिएंट फूड। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी, देखिए नीचे के लेवल्स पर बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस बना है। इंट्राडे चार्ट्स पर भी एक मजबूत सपोर्ट 530-32 के आसपास एस्टेब्लिश हो गया है। तो अगर स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आ जाए तो उन स्तरों पर बाय करके इसको यहाँ पर 555 के टारगेट्स आते हुए चार्ट पर आपको जल्द दिखाई देंगे, तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस आपको 532 532 का स्टॉप लॉस रख करके खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 555 555, इवेंचुअल टारगेट 570। तो 555 570 के बड़े टारगेट्स के लिए जुबिलेंट पे खरीदारी की राय। ओके, जुबिलेंट फूड 555 और 570 दो बड़े टारगेट करे खरीदारी, ये राय आपके लिए आती हुई इस वक्त कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से 532 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदा ठीक रहेगा। और इस बीच नितिन जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। और नितिन जी का टाइम जब से हमने किया है जल्दी वाला, परफॉर्मेंस और रिजल्ट गजब के आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। और दिन के दौरान ही मतलब 2:15 बजे का 2:20 पर देते हैं ट्रेड और 2:45-3 बजे तक काम निपट जाता है। आइए आज ऐसे ही निफ्टी पर आपके लिए आ रहा है हीरो या जीरो ट्रेड।
नितिन जी, कल का भी आपका कॉल्स आपके जबरदस्त रहे, बहुत ही शानदार। बताएं सर, आज क्या इरादा है? जी अनिल जी, यहाँ पे 19,800 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 12.5-13 में मिल रही है, यानी 13 रुपये आप पकड़ लीजिए। 19,800 की कॉल ऑप्शन, जिसका स्टॉप लॉस 0 होगा और टारगेट होंगे 26 के, यानी 26 फर्स्ट टारगेट, और अगर उसके ऊपर निकलती है तो 40 सेकेंड टारगेट। अब हम ये देख रहे हैं कि सुबह से मार्केट साइडवेज है, बट 19,800 की जो पुट ऑप्शन है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसका प्राइस केवल 5 रुपये रह गया। तो मैं ये मान रहा हूँ कि उसमें राइटर ज़्यादा है और पुट की पोजीशन भी ज़्यादा है पुट में, तो इसलिए हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। और एट द मनी कॉल ऑप्शन हो गई है और आपको सस्ती भी मिल रही है 12 रुपये में, तो ये कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका फर्स्ट टारगेट 25-26, सेकेंड टारगेट आपको 35 के आसपास होगा। ओके, तो ये है आपके लिए नितिन जी की तरफ से 19,800 की कॉल, आज ही की एक्सपायरी की हीरो जीरो ट्रेड। देखिए 14-15 पर आपको ये कॉल मिलेगी, 25 से 35 तक के होंगे टारगेट। शुक्रिया नितिन जी जुड़ने के लिए और राय देने के लिए। तो नितिन जी को तो बाजार में भरोसा दिख ही रहा है और यहाँ से निफ्टी के ऊपर जाने के भी आसार दिख रहे हैं। जुबलेंट फूड पर अभी कॉल है, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर रखिएगा नजर, ये भी आपको ऊपर आते हुए दिख रहा है खरीदारी के मूड में। ये काउंटर भी है, कल भी एक्टिव था, आज इस समय थोड़ी फ्रेश एक्टिविटी दिख रही है। एक काउंटर जहां पर अच्छे मूव आ रही है गेल, सुबह हिमांशु जी की तरफ से ओपनिंग शो में अमंग्स लास्ट कॉल्स थी। हिमांशु जी, इस समय अच्छे मोमेंटम में है गेल, कुछ करना है? अगर ट्रेड ऑलरेडी ले लिया है और जिसने अभी तक ट्रेड नहीं लिया है, क्या इन लेवल्स पर ट्रेड ले सकते हैं या फिर थोड़ा इंतजार करें फिर? वैसे तो देखिए किसी तरह की कोई वीकनेस नहीं है, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले लगभग 128 रुपए के ऊपर इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। तो जिन्होंने पहले सुबह ट्रेड लिया है 128 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस ट्रेल करें, होल्ड करें। मुझे लगता है फ्रेश खरीदारी के लिए भी 127 रुपए 50 पैसे या 128 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि इस मूव में स्टॉक 132-134 रुपए तक जाने का पोटेंशियल रखता है। ये है गेल पर राय, और गेल सुबह सुबह आज रिकमेंडेशन लिस्ट में आता हुआ भी दिखा है, जिसमें आपस में बहुत सारा धन्यवाद देने का सिलसिला चला भी था। किसी का कोई धन्यवाद बाकी रह गया हो तो मुझे बता दें, मैं दे दूँ। कुणाल जी नहीं, बंसल जी मिल चुका है, धन्यवाद आपको गेल के लिए। अनिल जी, मैंने तो लॉन्ग बैक रिकमेंड करा था अभी रिसेंटली, तो मेरे मित्र कुणाल जी ने रिकमेंड किया था अनिल जी इसको। अच्छा, कुणाल जी का था क्या? ओके, चलिए जी कुणाल जी। अनिल जी, आपने मुझे धन्यवाद के लिए स्किप करके सीधा राकेश जी के पास आप चले गए अनिल जी। हाँ, तो अनिल जी धन्यवाद का पात्र मैं भी हूं अनिल जी, मैं यही कहना चाह रहा था अनिल जी। हाँ, मैं वो बात तो सही है। मेरे को मैसेज आया था बंसल जी का, बोले कोई भी काम रहे चार्ट कॉर्नर से रिलेटेड या हम दोनों से, तो सीधा मुझसे संपर्क करें। बोले यू कैन इग्नोर कुणाल जी, ऐसा बोला बंसल जी, आई इग्नोर्ड। ये तो नहीं अनिल जी जी अनिल जी देखिए, आप ये कुछ कर रहे हैं अनिल जी। कल आपने मेरे दिमाग में डाल दिया कि चार्ट कॉर्नर के लिए मतलब कि पहल मैं कर रहा होता हूँ, हाथ में ला रहा होता हूँ, कुणाल जी नहीं कर रहे होते हैं। और आज अनिल जी मेरे दिमाग में आपने ये डाल दिया कि आई शुड टेक्स्ट यू कि इग्नोर कुणाल जी। तो अनिल जी, कुणाल जी आप थोड़े सावधान हो जाइए, मतलब कि मेरे दिमाग में कुछ चीजें आ रही हैं। अभी तक तो नहीं आ रही थी, लेकिन अब आना शुरू हो गई है। मतलब वो वायरस छोड़ दिया है हमने। माइनिंग और मिनरल से जुड़े सारे स्टॉक्स बड़े तेजी में। एनएमडीसी देखिए 6%, जीएमसी के लिए तो ड्रीम रन चल ही रहा है। जैन साहब से एक जरा सवाल लिया जाए, ये सारे मेटल माइनिंग स्टॉक्स, हिंदुस्तान कॉपर वगैरह, नैल्को, जैन साहब क्या इस स्पेस पे आपका व्यू है, और अगर कोई पसंद है आपको तो बताएं। सॉरी सर, सॉरी। बोलने से पहले आज हमारा इरादा ही नहीं था म्यूट कराने का। मैंने दीप को बोला बोलने देते 4-5 मिनट बोलेंगे, फिर उसके बाद वापस कर बुलवाएंगे, लेकिन आपने जल्दी रियलाइज कर लिया। कोई बात नहीं, आर बैड लक। बताएं सर। देखिए, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून। लास्ट थर्सडे को नहीं था और इस थर्सडे को हूँ, और हमेशा इस शो में बड़ा मजा आता है क्योंकि बड़ा एक्साइटिंग समय रहता है दिन का। और सबसे बढ़िया बात, आज मॉइल को देख के मजा आ गया, क्योंकि मॉइल हमेशा क्या, वैसे मेरे हमेशा टॉपिक्स में जरा मेटल्स एंड माइनिंग्स के स्टॉक में जब भी बात करते हैं तो मेरा एनएमडीसी और मॉइल के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि मुझे मेटल्स की तेजी का बेनिफिट डायरेक्ट माइनिंग स्टॉक्स में दिखता है और माइनिंग स्टॉक्स में वैल्यू है। सबसे बढ़िया बात है वो वॉलेटिलिटी का नेगेटिव इंपैक्ट तो कम पड़ता है और पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। और जब भी इन टाइप की सिचुएशंस होती है तो मेटल्स भी बढ़ते हैं। जो भी ये जियोपॉलिटिकल टेंशन और ये सब होती है तो मेटल्स को फायदा मिलता है। फिर चाइनीज डिमांड का भी एक अभी आ रहा है कि वापस से वहां पे बेहतर होने वाली है। तो इन सब की वजह से एक तो वैल्यूएशंस के लिहाज से भी
सही थे और सबड्यूड थे, और मॉइल इतना जबरदस्त चला है तो मुझे लगता है कि एक संदूर मैंगनीज है जो कि मेरा जेम स्टॉक है, उस पर ध्यान देना चाहिए। एनएमडीसी है, सो माइनिंग रिलेटेड स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से यहाँ पे अब एक बार जैसे मॉइल आज 9-10% चला है तो जंप नहीं करना है, बोलने पे थोड़ा सा वेट करें और नीचे आने पे लीजिए। और कॉपर भी है, ये सारी चीजें काफी दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे एक डायरेक्शन के लिए, तो कॉपर भी एक डायरेक्शन अब कहीं ना कहीं लेता हुआ दिखेगा। सो आई फील कि मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक्स में बना हुआ रहना चाहिए, और नीचे आए तो लेने की कोशिश करें। संदूर मैंगनीज चला नहीं उस हिसाब से तो उस पर ध्यान दें, क्योंकि मॉइल के साथ संदूर मैंगनीज भी एक अच्छा मूव दे सकता है। मॉइल के साथ साथ संदूर मैंगनीज पर भी रखें नजर, जबरदस्त मोमेंटम आ रहा है। इनफैक्ट मॉइल देखिए आज 10% ऊपर है, सुबह से बड़ी तेजी में ये काउंटर बना हुआ है और अभी भी अपनी गेंस होल्ड कर रहा है। एक बार जरा चार्ट चेक लेंगे मॉइल पर। मेहुल जी एक बार मॉइल, मैंगनीज और इंडिया, इसके चार्ट देख लें सर। बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है, इस समय सुबह से एक्टिव है 250 के लेवल पर। दीपांशु ये देखिए, पिछले महीने इसने सितंबर में एक नया लाइफ हाई बनाया तकरीबन 247 के आसपास का, आज वो फिर से निकाल दिया है। और ये जो लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट आया है, ये पिछले 2008 के बाद 17 के बाद अभी आया है। ये जो ब्रेकआउट है इसका ओवरऑल मैं समझता हूँ तकरीबन 220 से 140 का जो रेंज था 70-80 पॉइंट का, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया। तो यहाँ पर 320 तक के टारगेट लॉन्ग टर्म में निकल के आ रहे, तो 320 का टारगेट यहाँ पर बन के आता है। अगर 6 से 9 महीने की अवधि के लिए अगर कोई निवेश करना चाहे तो यहाँ पर होल्ड की सलाह रहेगी। इनफैक्ट फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा, 210 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, बट 320 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं 6 से 9 महीने में। ओके, ये है आपके लिए मॉइल, इस पर रखिए नजर। आई थिंक कुणाल जी भी कुछ इस पर ऐड करना चाह रहे हैं। जी कुणाल जी। मैं बस ये कहना चाह रहा था दीपांशु, आज सवेरे मैंने इसको पिक ऑफ द डे में दिया था और उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, तो मॉइल में बड़ी अच्छी तेज़ी बन रही, मुझे लगता है अभी और तेज़ी बनी रहेगी। तो याद दिलाना चाह रहा था इससे पहले वो इग्नोर वाला वायरस जो है वो और फैल जाए, इसीलिए मैंने रोकथाम करने के उद्देश्य से हाथ खड़ा किया। मैंने सुबह बोला भी था, गलत फहमी न रख के, इसमें ऑयल नहीं है। हाँ बिल्कुल, नाम भले ही मोइल हो, ये वही वाला मोइल ना कुणाल जी? हाँ अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो मोइल के लिए कुणाल जी को बधाई। बहुत ही बड़ा स्टॉक सुबह सूचित है। आज के स्टॉक ऑफ द डे में बड़ा अच्छा कमाल होता हुआ दिखा, काफ़ी स्टॉक्स बड़े एक्शन में आते हुए दिख भी रहे। एक्शन में है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, लगातार तेजी का और खरीदारी का रुझान बना हुआ है, लेकिन क्या लार्ज कैप में से कुछ इंटरेस्ट कम होकर फिर से मिड कैप की तरफ बढ़ रहा है, ये जानते हैं। अरमान हमारे साथ हैं, कुछ डेटा लेकर जानते हैं उन्हीं से। अरमान बताएं। बिल्कुल सर, सिमिलरली यही ट्रेंड जो है आता हुआ दिख रहा है। लगातार पैसा जो है लार्ज कैप से निकल के मिड कैप और स्मॉल कैप में जा रहा है। अगर आप पिछले एक साल की बात करें, पिछले एक साल में हर महीने में कुल मिला के स्मॉल कैप में लगभग 34,000 करोड़ आया है। वहीं मिड कैप की बात करें तो वहां पर 21,000 करोड़ आता हुआ दिखा है, और अगर लार्ज कैप की बात करें तो लगभग 4,500 वहां से निकलता हुआ दिखा है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा यहां पर यह भी है कि पिछले 12 महीनों में हर एक महीने एक सेम ट्रेंड हुआ है। सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में आया है, उससे कम पैसा मिड कैप में आया है, और सबसे कम पैसा या तो आया है या फिर गया है वो है लार्ज कैप में, जो जस्ट अभी आपके सामने टेबल भी आ जाएगा। लगातार 5 महीने ऐसे हो गए हैं जहां पर लार्ज कैप से लगातार पैसा निकलता जा रहा है, और ये ट्रेंड चालू हुआ था मई 2023 के महीने से, जब 1360 के आसपास वहां से लार्ज कैप में आउटफ्लो हुआ था। फिर लगभग 2000 का वापस उसके बाद वाले महीने में, फिर 2000, फिर 300, और अगर आप सितंबर महीने की बात करें तो लगभग यहां पर 100 करोड़ के आसपास का आपको दिखेगा यहां पर आउटफ्लो होता जा रहा है। तो लगातार मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा खासा जो है यहां पर इन्फ्लो आता जा रहा है। सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में आ रहा है, उससे कम मिड कैप में आ रहा है, और सबसे कम या फिर निकल रहा है लार्ज कैप से। ओके, तो लार्ज कैप से पैसा निकलने का सिलसिला जारी है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा आने का एकदम सही समय चल भी रहा है, और यही वजह कि जैन साहब के जेम्स रोज टारगेट हिट कर देते हैं। बिल्कुल सर। इतना इंटरेस्ट बना हुआ है। जैन साहब क्या लग रहा है? दो तरीके से लोग कहते हैं, एक तो कहते हैं बड़े बड़े ओवर हीटेड हो गए, जरूरत से ज़्यादा भाग गए, जरूरत से ज़्यादा भाग गए, अब रुकने चाहिए, और दूसरी तरफ ये कि पैसा आ रहा है, कंपनियां भी अच्छी है, इस बार कचरा नहीं, क्वालिटी स्टॉक चल रहे हैं, तो अभी भी बढ़ेगा। आपका व्यू पूरी स्पेस पे बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो धन्यवाद अनिल जी, आपने क्वेश्चन को मुझे टॉस किया, और लाजमी है कि जब मैं मिड कैप स्मॉल कैप की बात ही करता हूँ, और मैं तो पिछले 12-13 साल से यही काम कर रहा हूँ कि मैं मिड कैप स्मॉल कैप की बात करता हूँ, बट 2021 से लेकर 2023 मार्च तक स्मॉल कैप का जो दौर था बहुत ही खराब था,
और 2023 में 26-27 मार्च के बाद जो एक रन बनना शुरू हुआ मिड कैप स्मॉल कैप में, और जो इनफ्लोज आ रहे हैं एसआईपीज और ये सारे एसआईपी में देखिए कहीं भी कोई कटौती नहीं है, बल्कि लमसम में थोड़ी कटौती जरूर आई है। और कई म्यूचुअल फंड्स, ये तो तब है जब कई म्यूचुअल फंड्स मिड कैप स्मॉल कैप में एएमसीज ने मतलब नया इन्वेस्टमेंट लेने से इनकार कर दिया, बस खाली एसआईपीज कंटिन्यूड रहती है। तो एक रीजन तो ये है। दूसरा, रीकैटेगराइजेशन जो हुआ, जो एमफी ने रीकैटेगराइजेशन किया, तो इसमें आजकल जो स्मॉल कैप है वो बहुत बड़े बड़े स्मॉल कैप्स आप देखेंगे, जैसे दिसंबर में आएगा तो 12,000 करोड़, 15,000 करोड़, 13,000 करोड़ की कंपनियां भी अब स्मॉल कैप में है। तो पहले जो एफआईआईज लोग आते थे या बड़ी इंस्टीट्यूशंस आती है तो वो लोग को एक रहता है कि लिक्विडिटी कैसे आएगी, और अब अच्छी खासी लिक्विडिटी स्टॉक्स में आ गई है, एग्जिट एंट्री काफी इजी हो गई है। और प्लस जो रिटेल इन्वेस्टर्स आए, और उसमें देखिए हैट्स ऑफ टू यू आल्सो अनिल जी, क्योंकि इस बार जो मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा बना है, और पिछली बार जब आपने 2020 में लेना नहीं है, इस बार शायद एक नारा जो शायद कम नोटिस में आ रहा है, बट मैं बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा हूं इस चीज को, कि हमने मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग करने नहीं दी, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत सस्ते थे। और जब 12,000 का जो हाइज बना हुआ था उसके काफी नीचे आ गया था, 8,900 तक स्मॉल कैप इंडेक्स जो एनएसई का वो नीचे आया, और वहां से बॉटम आउट करके और जो धीरे धीरे चलने लगा, और अब 13,000 के ऊपर का हाइज बनाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन आया, तो दैट वाज अ वेरी हेल्दी करेक्शन। और मुझे लगता है वहां पे अब सपोर्ट लेके वापस से एनएसई स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स बढ़िया करेंगे, और कहीं भी डरना नहीं है, क्योंकि एक तो गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स, जो फॉर्मलाइजेशन इन द इकोनॉमी और जीएसटी के फिगर, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट कर रही है इस पूरे सेक्टर को। तो लार्ज कैप तो देखो लार्ज कैप रहेंगे, और वो एफएनओ में ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे कॉल पुट और ये सब के साथ काफी पोजीशंस डिफरेंट होती है। बट यहाँ पे अगर बाइंग आती है तो बाइंग है, सेलिंग है तो सेलिंग है। बस एक चीज को जरूर देखें कि डिलीवरी टू जो रोज का जो डेली टर्नओवर रेशियो है उसको भी इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। बट ओवरऑल आई एम स्टिल वेरी बुलिश, और मुझे लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप को अब उस नजरिए से नहीं देखे। मैं तो नहीं देखता, मैं उनके मार्केट को देखता हूं, उनके बिजनेस को देखता हूं, उनके प्रोमोटर्स की क्वालिटी को देखता हूं। जस्ट दैट कई लोग बाय चॉइस भी स्मॉल कैप बने रहते हैं, और कई लोग बहुत डेट्स लेके लार्ज कैप भी बन जाते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड आई कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, बट समय की लिमिटेशन पे मैं बस यही रोक लगाऊंगा। सो ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप में बने रहें, और अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स खरीदे, अनवांटेड मनी से खरीदे, और उससे अननेसेसरीली पैनिक ना हो कहीं भी करेक्शन आए। ये मैं थोड़ी देर पहले मेरे क्लाइंट से यही बात करके आ रहा हूं, और जो मैं भी टीवी पे बोल रहा हूं। ओके, तो ये है आपके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर पूरी राय। लेकिन इस बीच एक और इंटरेस्टिंग डेटा है आपके सामने, और वो है एसआईपी का। किस तरह की एसआईपी आ रही है, जरा इसकी भी डिटेल समझ लीजिए, बताएं। जी सर, बिल्कुल। एसआईपीज में लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड होता हुआ दिखा है। पहला महीना सितंबर का ऐसा आता हुआ दिखा है जब एसआईपी का डेटा पर मंथ का 16,000 करोड़ के ऊपर आता हुआ दिखा है। इंटरेस्टिंग ये भी है कि अगर आप पिछले 5 महीनों से देखें तो लगातार एसआईपी का इनफ्लो 14,000 करोड़ से ज्यादा आता हुआ जा रहा है, और उसी के साथ साथ लगातार 12 महीनों से एसआईपी का इनफ्लो 13,000 करोड़ के ऊपर आता हुआ जा रहा है। तो लगातार ये जो पैरामीटर है ये बढ़ता जा रहा है। पहले 13,000 का टारगेट ब्रीच करा, फिर 14,000, फिर 15,000 और अब 16,000, और ये पूरा टारगेट हम पिछले सिर्फ 1-1.5 साल में ही पूरा ब्रीच करते हुए दिखे हैं। जो हमारा इस बार मंथली का एवरेज एसआईपी आ रहा है वो कई समय में अगर देखें, वहां से अगर आप 2020 की बात करें तो यहाँ पे जितना एवरेज हमारा एसआईपी मंथली आता था उससे दोगुना एसआईपी इस साल आता है, दोगुना। बढ़िया है, क्या बात है सर। 16,000 करोड़ का स्तर हमने पहली बार देखा है। बाय द वे एचडीएफसी एएमसी के नतीजे आए थे अभी अनुमान मुताबिक है, अच्छे नतीजे अनुमान मुताबिक है, बट एक और स्टॉक है इस श्रेणी में जो बहुत अच्छा कर रहा है, निपॉन लाइफ। जरा इसका चार्ट पुल अप करिए। अभी थोड़ी देर पहले 10% ऊपर था, अभी भी अगर आप देखेंगे तो 7% ऊपर तो ये ट्रेड कर ही रहा है। तो निपॉन लाइफ में आपको एक बढ़िया मूव आती हुई इस समय दिख रही है। सुमित जी, एक बार जरा निपॉन लाइफ का चार्ट देखें, बताएं सर। 375 का लेवल इस समय। पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मूव है, स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा वो 360 के आसपास का बनेगा, और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 400 रुपए, 425 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में निपॉन लाइफ में यानी कि नेम इंडिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल भी चलिए, निपॉन बढ़िया एक्शन में 8% की तेजी। कल कुछ बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है, उसका असर आज आप पड़ते हुए देख भी रहे हैं। असर पड़ रहा है बाजार की सुस्त कारोबार का, लेकिन कॉल्स की कमी कोई है नहीं। बिल्कुल वागले साहब के लिए और फिर कतार में सुमित जी भी हैं तैयार। पहले वागले का वंडर।
जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, इस गैस स्टॉक्स में कुछ हो रहा है। सुबह में हमने गेल की बात की थी, अभी मेरे रडार पर आ रहा है आईजीएल। दोनों आईजीएल एमजीएल अच्छे हैं। आईजीएल में क्लियर कट 480 के ऊपर एक बड़ा वाला ब्रेकआउट माना जाएगा। अभी 480 की लेवल ही है, अभी ब्रेक कर रहा है, तो एंट्री सही है। आपका एक 4-4.5 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए 475.50 के आसपास का। 490 का आज का टारगेट, और आज और कल का पोजीशन वाले 1 से 2 दिनों का टारगेट लगभग 500 तक के स्टॉक जाना चाहिए। 4-4.5 रुपए के रिस्क, 15 से 20 रुपए का रिवॉर्ड, ये एक अच्छा ट्रेड सेटअप बैठता है। ओके, 475 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 490 और 500 के टारगेट के लिए आईजीएल। आइए, तैयार हैं सुमित जी? सुमित के सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया और बहुत समय के बाद ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है और बहुत समय के बाद भी ये स्टॉक पे मैं बाय का व्यू दे रहा हूँ। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 25 रुपए 10 पैसे, 25 रुपए 25 पैसे, 25 रुपए 25 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है IFCI। IFCI के अंदर ब्रेकआउट है। 2018 के लेवल्स इसके अंदर ब्रेक हो रहे हैं, यानी 2018 के हायर लेवल्स पे स्टॉक अभी आ चुका है। स्टॉक पिछले कुछ हफ्तों से स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रहा है। IFCI के अंदर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज देखने को मिल रहा है, तो ये स्टॉक यहां से एक बढ़िया मूव ऐसा आने वाले दिनों में दिखाएगा, ऐसा लगता है। 10%, 20% ऐसा मूव स्टॉक में यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। IFCI के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है, वॉल्यूम्स के साथ मूव देखने को मिल रहा है। पिछले 5-6 दिनों के हाई स्टॉक आज एक दिन में ब्रेक कर रहा है। सारे पैरामीटर्स के अंदर ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से 27.5 रुपए से लेके 30 रुपए तक के लेवल जल्दी आने वाले दिनों में दिखाएगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बन रहा है 23 रुपए 50 पैसे के पास बन रहा है, तो 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के IFCI में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 27.5 का पहला टारगेट, 30 का दूसरा टारगेट। 30 रुपए तक के टारगेट के लिए IFCI में करें खरीदारी। बिगुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। जी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स फोकस में है और ये स्टॉक शायद चैनल पर कल भी रिकमेंड हुआ था। आज इसमें फिर से एक ब्रेकआउट की तैयारी है। स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर, जो कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक कंसोलिडेशन के बाद अपना जो इंपॉर्टेंट स्विंग हाई है 290 का, उसको पार करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि इस लेवल के पार यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग शुरू होती हुई नजर आ सकती है चंबल फर्टिलाइजर में, और आज के दिन ये स्टॉक 300 और 300 के पार चलने के लिए तैयार है। तो चंबल फर्टिलाइजर्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। 287 यानी कि 287 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 302 305 रुपए के टारगेट्स के लिए चंबल फर्टिलाइजर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह। ओके, चंबल स्टॉक एक्शन में आता हुआ, तेजी की तरफ बढ़ता हुआ, तेजी की तरफ हमेशा एक्शन में रहते हैं सेठी साहब। और आइए अब मुलाकात करने का वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर आज की पहली पिक। अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज का जो मेरा पहला स्टॉक है एक टेक्सटाइल स्टॉक है। स्टॉक का नाम है KPR मिल्स, जो अभी 744 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 780 के, स्टॉप लॉस रखना है 730 का। अनिल जी, हाल ही में मैंने लास्ट वीक मतलब थर्सडे को ही मैंने गोकुलदास एक्सपोर्ट भी जो एक और टेक्सटाइल कंपनी है उसको रिकमेंड किया था, 785 के लेवल्स पे रिकमेंड किया था। आज 850 के लेवल्स पे वो ट्रेड कर रहा है। मुझे टेक्सटाइल स्टॉक्स में एक तेजी नजर आ रही है और ऐसे माना भी जा रहा है कि जल्दी यूके के साथ जो भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो जल्दी इंप्लीमेंट या एग्री हो सकता है या साइन हो सकता है, तो उसका एक बड़ा फायदा टेक्सटाइल स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। जो मैंने पिछले वीक भी ये रीजनिंग दी थी, मुझे लगता है वो जल्दी होना चाहिए, तो उसका एक असर देखने को मिलेगा। और बाकी KPR मिल्स एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है, जो कि यार्न, फिर निटेड फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है। और इसके अलावा कंपनी का एक एथलेजर वेयर का भी ब्रांड है, मतलब इनरवेयर वगैरह का, फासो नाम का ब्रांड है, और जिसके काफी रिटेल आउटलेट्स है, साउथ में काफी पॉपुलर है। और ये कंपनी सिर्फ टेक्सटाइल्स में ही नहीं, शुगर में भी है। इनकी शुगर की कैपेसिटी है 10,000 TCD की। फिर आपके एथेनॉल भी है अराउंड 230 किलोलीटर्स पर डे। फिर पावर है, कैप्टिव भी है, और कुछ मर्चेंट सेल्स भी करते हैं। 90 मेगावाट्स का पावर प्लांट है, विंड पावर प्लांट है इनके पास। तो इस तरह की कंपनी है। बाकी दमदार फंडामेंटल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर क्लोज टू 20%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 27%।
एक लो डेट कंपनी है, और FIS-DIS भी अराउंड 17% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें HSBC है, DSP, SBI, निप्पॉन, एक्सिस, ये सब इसमें ओन करते हैं। तो मुझे लगता है एक तो फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, दूसरा आने वाले दिनों में जल्दी हो सकता है यूके के साथ FTA साइन हो जाए तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है फॉर एट शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 780, स्टॉप लॉस ऑफ 730। ओके, तो ये है आपके लिए पहला पिक टेक्सटाइल स्पेस KPR मिल्स। सर साहब बताएं सर दूसरी पिक। दूसरा स्टॉक अनिल जी आज का है नेल्को, NELCO वाला नेल्को, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, जिसमें टाटा पावर अराउंड 50% स्टेक ओन करती है। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है बैंकों को, इनके ATMs और इनके ब्रांचेस को कनेक्ट करने का काम करती है, फिर डिफेंस सेक्टर को कैटर करती है, और उसके अलावा ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ऑयल, एनर्जी और गैस इंडस्ट्रीज को। एक टाटा ग्रुप की कंपनी है विथ ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज, और ये जो काम कर रही है उसमें भी सरकार का फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, तो उसका फायदा मिल रहा है। प्लस इस कंपनी का एक इंटेलसेट नाम की जो दुनिया की सबसे बड़ी इन फ्लाइट कनेक्टिविटी वाली कंपनी है उसके साथ टाई अप है, तो भारत में ये इन फ्लाइट कनेक्टिविटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं, तो वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। फिर फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज क्लोज टू 24%, तो इस तरह की कंपनी है और टाटा ग्रुप की कंपनी है, अच्छी ऑर्डर बुक है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी कमाल कर सकता है, तो खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 830, स्टॉप लॉस ऑफ 775। ये है आपके लिए दो कॉल सेठी साहब की तरफ से, KPR मिल्स और नेल्को कैश स्पेस से यहाँ पर करें खरीदारी। सेठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। 830 का टारगेट है आपके लिए नेल्को पर, 775 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। आइए लेते हैं अनिल जी की भी मार्केट स्ट्रैटेजी। जबरदस्त मोमेंटम है अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स आपके लिए 1/3% की मूव दिखा रहे हैं। 4 दिन ऑलरेडी अमेरिका में हमने अच्छा एक्शन देखा है, आज इनके रिटेल महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, उससे पहले बढ़िया मूड माहौल में दिख रहे हैं। इनकी बॉन्ड यील्ड भी एकदम दायरे में है, डॉलर इंडेक्स भी प्रेशर में है। एशिया में जबरदस्त एक्शन था, 0.25% ऊपर जापान था, 2% ऊपर आपके लिए हांगकांग था, बाकी एशिया आपके लिए 1.5% तक की तेजी दिखा चुका है। यूरोप में आपको आधे से 0.5% की खरीदारी दिख रही है। कच्चा तेल जरूर आज 1% ऊपर है, बट आपका रुपया एकदम स्टेबल बना हुआ है, तो मूड माहौल तो बढ़िया है सर। हम भी एकदम फ्लैट हैं इस समय वीकली एक्सपायरी से पहले, क्या करना है सर? तेजी, व्यू तेजी का ही रखना है, लेकिन आज दी वीकली एक्सपायरी निफ्टी की है, तो निफ्टी से शुरुआत करेंगे। कल हमने बैंक निफ्टी से शुरुआत की थी, 19,800 इस लेवल पर आपको इस वक्त दिखेगा निफ्टी कैश लेवल पे, स्पॉट लेवल पर, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही है, क्योंकि 19,800 के पुट पर 5 करोड़ 35 लाख शेयर, ज़्यादा नहीं दी, 5 करोड़ 35 लाख शेयर, कोई 6 करोड़ वाला आ गया वापस। हाँ 5 करोड़, और 19,750 के ठीक 50 नीचे 3 करोड़ 60 लाख शेयर है। इतने पुट राइटर्स वहाँ पर बैठे, तो 19,750 से 19,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो आपको लग रहा है इतना बड़ा पुट राइटिंग होकर रखा है, इतना नज़दीक सपोर्ट जोन है, तो फिर तो मार्केट भागना चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 19,800 के कॉल ऑप्शन पर भी 4 करोड़ 62 लाख शेयर कम नहीं है, 50 लाख का ही फर्क है, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी अच्छी खासी पोजीशन बनी है, और 19,850 पर 4 करोड़ 80 लाख शेयर है। सो न इसको 750 के नीचे जाना है, ना 850 के ऊपर जाना है, इसी रेंज में सेम वही फॉर्मूला चल रहा है दीप, कि दोनों तरफ के 19,750 19,850 का कॉल और पुट दोनों बेच दो आखिरी 1 घंटे के लिए, और इसी रेंज में रह के पुट और कॉल दोनों गल जाएंगे, ऑप्शन सेलर पैसा बना लेगा। सो 750 850 इसी रेंज में रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं, और जिस तरह के डेटा बने ज़्यादा संभावना 800 से थोड़ा सा ऊपर आप बंद होते दिखे, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि पुट राइटर हल्का सा हावी है। ये आपके लिए डेटा निफ्टी के जो आज की एक्सपायरी। अब आइए बैंक निफ्टी जी। बैंक निफ्टी में भी मामला बड़ी टाइट रेंज में फंसा हुआ है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 44,500 पर है पुट में, और कॉल्स में 44,600 पर ही है, 100 पॉइंट की रेंज में ही है। जनरली 500 पॉइंट की रेंज में ये चलता है, राइट। बैंक निफ्टी में इतने नैरो नहीं होता। एग्जैक्टली 44,500 और 44,600 इस 100 पॉइंट की रेंज में सपोर्ट है, और 44,600 से 44,700 इस रेंज में रुकावट है। सो बिल्कुल यही डेटा है, तो न 44,500 के नीचे जाना है, न 700 के ऊपर जाना है, इसी रेंज में बैंक निफ्टी को भी टाइम पास करना है। 3 बजे के पहले 700 750 निकल गया तो 45,000 की तरफ यात्रा करेगा,
3 बजे के पहले 44,400 के नीचे आ गया तो 44,200 तक, 250 तक आ सकता है आजकल में, बस यही है। तो ऐसा लग रहा है इंडेक्स तो पैक करके रखा है ऑप्शन राइटर्स ने, नहीं इनको ऊपर जाने देना, नीचे जाने देना, इसे रेंज में रख के पैसा कमाना है। पुट ऑप्शन बायर को कमाने नहीं देंगे, सैलरी कमाएगा इंट्राडे में तो एटलीस्ट। अगर आपको एज ए ऑप्शन बायर कमाना है तो आप ओवरनाइट पोजीशन रखिए, वॉलेटिलिटी का इंतज़ार कीजिए, ये उम्मीद कीजिए कि कभी मेरी फेवर का ट्रेड गैप अप या गैप डाउन से हो जाए तब तो मैं पैसा बना लूँ। इस तरह की टाइट रेंज वाले मार्केट में जहाँ ऑप्शंस बना के बैठे हैं लोग पोजीशन, मुश्किल है ऑप्शन बायर के लिए पैसा बनाना। सो रेंज बाउंड मार्केट ज़्यादा दिखता है और यही वजह है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको बचे हुए 1 घंटे में भरपूर देखने को मिलेगा स्टॉक्स में। चलिए मजा आने वाला है आखिरी 1 घंटा ट्रेड। थोड़ा सा एक ही चीज़ और करना चाहता हूँ और वो ये कि थोड़ा सा बायस पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा ये ध्यान में रखिए। इसलिए आपने जब पूछा तो पहला सवाल मैंने ये बोला तेज़ी, नो डाउट इंडेक्स आपको रेंज बाउंड दिख रहा है, लेकिन इंडेक्स में भी तैयारी है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की थोड़ी सी और। सो निफ्टी ऑलरेडी कल 19,800 के ऊपर दे चुका है, आज भी संभावना है 19,800 के ऊपर ही बंद होना चाहिए। बैंक निफ्टी भी 44,500 के ऊपर ही बंद होना चाहिए। सो बायस पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा है नेगेटिव के बजाय। चलिए सर, मूड आपने बढ़िया कर दिया इस समय, अच्छा है। चलिए एक्शन बाजार का रेंज में है बट स्टॉक्स में आपको थोड़ा रोटेशन दिखेगा। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी थोड़ी देर में बात करेंगे, उनकी कॉल भी लेंगे। आइए उससे पहले एक बार नेहा से बात करते हैं क्योंकि कमोडिटी स्पेस में भरपूर एक्शन बन रहा है। कच्चे तेल की बात करेंगे बट उससे पहले एक बार नेहा नेचुरल गैस के बारे में बताइए क्योंकि रोज हम बड़ा एक्शन इसमें बनते हुए दिख रहे हैं। 9-10 महीने की ऊंचाई पर इस समय ग्लोबल मार्केट्स में दाम चल रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर? करेक्ट, आपने सही कहा दीप। आज ऊपरी स्तरों से करेक्शन आया है बट उससे पहले हमने $3.46 ऑलमोस्ट $3.5 के आसपास नेचुरल गैस को जाता हुआ देखा है, जो कि इस साल अब तक कभी नहीं देखने को मिला था। यस, नाइमेक्स नेचुरल गैस की बात करें 9 महीने की ऊंचाई पर है। यूरोप में गैस है वो 6 से 7 महीने की ऊंचाई पर है। हमारे मार्केट की बात की जाए तो अब हम 300 रुपए के करीब है। एमसीएक्स पर अगर बात की जाए 285-90 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और एक ही महीने में 35 से 40% तक का अपसाइड कीमतों में आया है। ये आया कहां से? दरअसल अमेरिकी एनर्जी एजेंसी को रिकॉर्ड खपत अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। इस साल EIA के अनुसार गैस की जो खपत है अमेरिका में वो 90 बिलियन क्यूबिक फीट की तरफ जा सकती है, उसको पार होने की संभावना है। ऑफ कोर्स जो इमीडिएट अपसर्ज इसको मिला है वो इजराइल हमास युद्ध कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मिला है। कुछ सप्लाई प्रभावित होने की चिंता है क्योंकि शेवरॉन ने यहां इजराइल में जो उनकी टमार गैस फील्ड है उसको वहां की सरकार ने तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जब ये वहां पर हिंसा छिड़ी, तो एज अ सेफ्टी। यही नहीं, बाल्टिक कनेक्टर पाइपलाइन जो कि बाल्टिक सी से होती हुई फिनलैंड से एस्टोनिया की तरफ जाती है उसमें लीक पाई गई है और ये कहा जा रहा है कि शायद ये नेचुरली नहीं हुई है, ये की गई है कुछ गड़बड़ी। तो अब वो पाइपलाइन बंद कर दी गई है, तो बाल्टिक स्टेट्स के लिए थोड़ी दिक्कत यहां हो सकती है क्योंकि महीनों लगेंगे उसको ठीक होने में। ठंड बढ़ने के आसार हैं, कुछ बेहतर मांग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ सकती है। ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड जो दबे हैं उसका तो यहां सपोर्ट मिला ही है। अमेरिका में गैस भंडार है वो कुछ कम बढ़त दर्ज कर सकता है और यहां से डिमांड सामने अच्छी आ रही है। उत्पादन घट रहा है, एक्सपोर्ट्स अमेरिका से काफी जबरदस्त हैं। EIA का नया आउटलुक आया है, उन्होंने अनुमान 1.25% बढ़ा दिया इस साल के लिए। बैंक ऑफ अमेरिका नेचुरल गैस $4 तक जाता दिख रहा है। मॉर्गन स्टैनली है, हालांकि उन्हें नहीं लगता कि इतनी स्ट्रेंथ आएगी पर फिर भी $3 के आसपास ही वो कीमतों को टिकता हुआ देख रहे हैं, तो अभी कुछ फर्मनेस की संभावना है, यहाँ से और ऊपर जाने की संभावना। हाँ, थोड़ा सा लग रहा है। नेचुरल गैस में तो परेशानी बन रही है बट एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है नेहा, कल सऊदी और रशिया के बीच में बातचीत हुई है और दोनों ने एटलीस्ट कमेंट तो यही आ रहे हैं कि दोनों ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये क्या चल रहा है दीप? एक्चुअली यहाँ पर है ना, लगातार वहाँ मॉस्को में एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें कल ही नहीं आज भी बहुत वेरिंग कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। तो पहले तो सऊदी ने कहा कि हम जितने भी यहाँ पर तेल उत्पादक हैं, ना सिर्फ ओपेक समूह के बल्कि जो बाहर भी हैं, हम उनसे बात करके कीमतों को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो हम उत्पादन बढ़ाएंगे। फिर रशिया की तरफ से बयान आता है कि हमें नहीं लगता कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इससे बहुत ज्यादा रिस्क होगा, हो सकता है कीमतें नीचे आ जाएं। तो हम पल पल देख रहे हैं रशिया और सऊदी अरब ने कंफ्यूज करके रख दिया मार्केट को, इसीलिए इतना उतार चढ़ाव दिख रहा है। बट नेवरदलेस अगर हम बात करें, एकाएक जो करेक्शन हमने इस हफ्ते की ऊंचाई से आता हुआ देखा, $89 के पास तक कच्चा तेल गया था हफ्ते की शुरुआत में और वहां से नीचे आया है। सबसे बड़ा ट्रिगर तो जो कल 2.5% का करेक्शन आया वो ऑफ कोर्स सऊदी और रशिया के बीच में जो ये बातचीत वार्तालाप हुई है उसकी वजह से आया है। एक और चीज सऊदी अरबिया ने क्लियर की है कि नॉर्थ एशिया के उनके जितने कस्टमर्स हैं उनके साथ जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नवंबर का किया है वो उसे पूरी तरह से उस कमिटमेंट को निभाएंगे। मतलब वहां पर कोई भी उत्पादन में या सप्लाईज में कटौती
कटौती नहीं करेंगे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि वो अपने क्लाइंट्स को खोना नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी एशिया में रशिया उनका पूरा शेयर मार चुका है देखा जाए तो। EIA का शॉर्ट टर्म आउटलुक, एनर्जी आउटलुक आया है। ग्लोबल तेल की डिमांड ग्रोथ घटती हुई दिखाई दे रही है इस साल और अगले साल दोनों। उन्होंने यहां पर अपने एस्टिमेट्स घटाए हैं। ब्रेंट क्रूड का इस साल के लिए जो अनुमान है ½ घटाया है, लेकिन थोड़ी ट्रबलसम बात यही है कि अगले साल के लिए उन्होंने अनुमान $7 से बढ़ा दिया। 95 के आसपास का वो लेवल दे रहे हैं। इजराइल हमास तनाव, जो पहले लग रहा था कि आउटपुट को लेकर चिंताएं हैं, वो अब इतनी नहीं दिखाई दे रही हैं जो रिस्क की बात हो रही थी। तो उसके चलते भी हमने देखा है कि काफी हद तक कच्चे तेल की कीमतों में यहाँ कूल ऑफ देखने को मिला है। रॉयटर्स ने एक यहाँ पर एक पोल किया था, उसमें फोरकास्ट निकल कर आ रहा है $84 का कच्चे तेल में। सिटी मानता है कि $82 का औसत इस साल में होगा और अगले साल आपको 74 के आसपास का औसत देखने को मिल सकता है। लेकिन JP मॉर्गन है, वो नहीं मानते, उनको लगता है $90 से $110 दिखेगा। और EIA ने तो जैसे मैंने कहा कि अपना अनुमान अगले साल के लिए बढ़ा दिया है। तो कच्चे तेल पर रखें नज़र। थोड़ी राहत रीसेंट डेज में हमें वैसे यहाँ से मिली है, और नज़र रखें नेचुरल गैस के प्राइस मूवमेंट पर। शुक्रिया नेहा ये अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाय द वे गेल पर रखिएगा नज़र, अब 4.25% ऊपर हो गया है गेल, बट मेटल स्टॉक्स में और बड़ी तेज़ी आ रही है। NMDC 6% की तेज़ी दिखा रहा है। नैल्को में भी आपको ज़बरदस्त उछाल आते हुए दिखेगा। तो ये काउंटर्स आपके लिए फिर से एक्टिव हो रहे हैं। मेट्रोपोलिस ये भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट है, 3.5% ऊपर ये काउंटर भी ट्रेड कर रहा है। ये श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी एक बार बात की जाए। श्रीकांत जी जरा मेट्रोपोलिस पर नज़र डालिए, 1500 के ऊपर डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 3.5% का मूव आ रहा है। क्या चल रहा है सर इस चार्ट में? दीपांशु गुड आफ्टरनून, अनिल जी गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट अगर मुझे कोई आज एक स्टॉक पिक देना था तो मैं मेट्रोपोलिस के ऊपर ही फोकस कर रहा था, और आपने वही पूछ लिया स्टॉक। इनफैक्ट काफी अच्छा फॉर्मेशन है, एक बड़े बुलिश कंसोलिडेशन के फॉर्मेशन के काफी नजदीक आ चुका है, यानी कि ब्रेकआउट के काफी नजदीक है। और ये ब्रेकआउट के बाद मुझे लगता है कि स्टॉक कम से कम 1650 या 1700 के लेवल्स भी दिखा सकता है। बट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर इसको देखना है, ऑन शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे अगर इसको देखना है, तो मुझे लगता है कम से कम ये 1575 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे एट 1490 के करीब का, यानी कि 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट्स रखे 1475 के, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू रखना है तो 1700 के टारगेट्स नजर आते हैं। ये आपके लिए मेट्रोपोलिस रखिए नज़र, 50 रुपये की मूव आ रही है, बढ़िया एक्शन है। और श्रीकांत जी की तरफ से इसे एक ट्रेडिंग कॉल भी आप मानकर चलिए। 1650-1700 के टारगेट लिए आप मेट्रोपोलिस पर खरीदारी कर सकते हैं। तो थोड़ा पोजिशनल व्यू लीजिए, बट व्यू लेकर चलिए, इस पर अच्छी मूव आ रही है। दूसरी तरफ थोड़ा IT में इस समय प्रेशर बना हुआ है। टेक महिंद्रा टॉप लूजर है, ऑलमोस्ट 3% नीचे आ रही है। इसके तो खैर आज नंबर्स भी नहीं आने वाले, बट टेक महिंद्रा पर आपको दबाव जरूर बनते हुए दिख रहा है। वागले साहब क्या चल रहा है सर टेक महिंद्रा में, जरा देखें इसका चार्ट। क्लियर कट ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो गया है। 1200 का लेवल इसको ब्रेक करना नहीं चाहिए था। 3% डाउन है। मुझे लगता है IT स्पेस के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव आ रहा है। 1150 तक की डाउन साइड में देख रहा हूँ, आपको बेचना है, यहाँ पर बेचिए। बाउंस बैक आता भी है तो भी 1200-1210 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके आसपास बेचिए। 1220 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 1150 का टारगेट मुझे लगता है आज और कल में आना चाहिए। तो ये है आपके लिए वागले साहब की तरफ से टेक महिंद्रा पर व्यू रखिए नज़र। थोड़ा इस पर प्रेशर बना हुआ है। HCL टेक भी आज वीक है और TCS पर भी आपको परेशानी आती हुई दिख रही है। बाय द वे मेट्रोपोलिस की बात करें, डॉक्टर लाल भी ज़्यादा दूर नहीं है, 2% ऊपर आपके लिए डॉक्टर लाल भी ट्रेड कर रहा है। और नज़र रखिए थायरोकेयर पर, वहाँ पर भी एक्शन आ रहा है। विजय डायग्नोस्टिक्स एक और काउंटर है जहाँ पर आपको मूव आती दिख सकती है। तो थोड़ा डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में मूव है। हेल्थ केयर स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन है। हालांकि अपोलो हॉस्पिटल्स के अभी शो में शुरुआत में हमने देखा था एक कमजोरी आपको आती दिख रही थी, हिमांशु जी की तरफ से सेल कॉल था। बट जैन साहब डायग्नोस्टिक स्टॉक्स इन पर्टिकुलर यहाँ पर थोड़ा एक्शन बन रहा है, इसे रोटेशन माने या फिर बाजार कुछ प्राइसिंग कर रहा है इस समय? बात सही, आपने बहुत सही बोला। कुछ तो रोटेशनल इम्पैक्ट भी, और दूसरा मेट्रोपोलिस की जैसे बात हो रही थी तो काफी करेक्टेड स्टॉक है। ऊपर के लेवल से ये स्टॉक करेक्ट हुए हुए हैं, और जो आप दूसरे भले वो थायरोकेयर की बात करें या जो दूसरे स्टॉक्स की बात करें, सब में कहीं ना कहीं ये है कि करेक्शन आया है और पार्टिसिपेट नहीं किए, और जब आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर दिखने लग जाता है, वो एक रीजन है। और मुझे पर्टिकुलरली मेट्रोपोलिस में यही दिख रहा है, और इसी वजह से अभी जो श्रीकांत जी ने भी राय दी बहुत सही है, और हमने भी हमारे क्लाइंट्स को इनफैक्ट ये राय अभी 2-3-5 दिन पहले ही देखी। अच्छा करेक्टेड स्टॉक है, यहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी। जिन साहब ने आज जैसा आपने बताया कि ये स्टॉक करेक्ट कर चुका है, जो करेक्ट कर रहा है इसका मतलब पहले एक रॉन्ग था जो अब करेक्ट हो रहा है।
नहीं लॉन्ग मतलब कुछ तो देखिए ये स्टॉक्स लॉन्ग नहीं चले नहीं लॉन्ग नहीं, करेक्ट, रॉन्ग। जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आप किसी उसका जवाब देते हैं, रॉन्ग होते तो ही करेक्ट करते हैं ना। तो ये स्टॉक भी पहले रॉन्ग था जो अब करेक्ट हो रहा है। पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे मार्केट्स में। और अच्छा लगता है जैन साहब अलग टेंजेंट में चल रहे हैं हमारे। कुणाल जी, कैन यू प्लीज हेल्प हिम? अनिल जी देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी। ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन और अनिल जी वो जो स्कूल में टीचर्स करेक्शन करती थी उसमें फर्क है अनिल जी। हाँ। ये करेक्शन आता है तो सबको तनाव हो जाता है, और वो करेक्शन आता था तो अनिल जी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। तो अनिल जी दोनों में अंतर है अनिल जी, लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल वाजिब है। ये बात तो आपने सही बताई, इस वाले करेक्शन में तनाव ज्यादा था, उस वाले करेक्शन में कुछ सीखने को मिलता था। जी बंसल जी की भी विशेष टिप्पणी है इस पर, बताएं सर। अरे कुणाल जी, अनिल जी कोई करेक्शन वगैरह नहीं कर रहे हैं। जो कल डिस्कस हुआ था ना, मतलब कि शेयर जो होता है बिना किसी वार्निंग के शिकार करता है, वो चल रहा है। तो ऐसे में चुप कर जाना चाहिए। बंसल जी मैं बोल रहा हूँ, जितने दिख रहे हैं उससे बहुत ज्यादा स्मार्ट है एक्चुअली। आजकल सब पकड़ लेते हैं जल्दी से, इसलिए आजकल बंसल जी बोलते भी कम है। बंसल जी को मालूम है कि मौका देने का नहीं। जी कुणाल जी रखे। अनिल जी आई डिसएग्री विद यू अनिल जी। आई थिंक बंसल जी लुक स्मार्ट अनिल जी, वैसे भी स्मार्ट दिखते हैं अनिल जी। बहुत ही बढ़िया, कॉम्प्लीमेंट ही समझे बंसल जी से। जी जैन साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं अब हमें? नहीं ब्लेजर का कलर भी बहुत जबरदस्त पहना है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा ही कलर लूंगा, मेरे पास मेरा ब्लेजर नहीं है। मेरा ध्यान नहीं गया एक्चुअली। तो सुबह जो बंसल जी ने मुझे राय दी, मैं उस राय पे अमल करूंगा और मैं 3-4 ब्लेजर सब नए लाऊंगा। अच्छा ओके, अगली बार बंसल जी बोलेंगे आपके लिए ला रहे हो तो मेरे लिए भी लेके आओ। बहुत ही बढ़िया। चलिए बढ़ते आगे, और बाजार आखिरी आधे घंटे में प्रवेश कर रहा है। नहीं अभी टाइम है 40 मिनट बचे, लेकिन 19,800 के आसपास से ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो कोई बड़ा एक्शन तेजी या मंदी की तरफ हो नहीं रहा, बिल्कुल छोटे से दायरे में है। एक और स्टॉक जहां पर एक्शन थोड़ा बढ़िया होता दिख रहा है वो है फेडरल बैंक, 2% मजबूत है। जरा इसके चार्ट पर नजर डालें श्रीकांत जी, देखिए बताइए कैसा लगता है? बिल्कुल। तो इनफैक्ट अनिल जी अगर इसके ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न को देखें तो मुझे इनफैक्ट इसमें लग रहा था कि काफी अच्छी रैली काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आ सकती है, लेकिन ये काफी ग्रेजुअल ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इसी ग्रेजुअल पैटर्न को फॉलो करते करते स्टॉक 155-156 तक जा सकता है, लेकिन करंट लेवल से मुझे लगता है कि इससे बेहतर है कि हम किसी बड़े जो लार्ज कैप या ए ग्रुप वाली कंपनी है उसे फोकस करें, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है। मुझे लगता है वहां पे फोकस करना ज्यादा बेटर है। इसमें मुझे लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग पैटर्न बन रहा है करंटली। इस पर्टिकुलर स्टॉक से स्टे अवे रहना एडवाइजेबल रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक पर राय आती हुई। आइए पिक ऑफ द डे, कल का स्टॉक आज देने को तैयार है कुणाल जी और राकेश जी, बिल्कुल उनके लिए। बताएं सर। अनिल जी पिक ऑफ द डे है HDFC बैंक। अच्छी खासी पिटाई के बाद इस स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, और 1540 1540 के एक पिवट को इसने तोड़ा है। तो जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव क्रॉसओवर है, एक डिसेंट रिबाउंड का एक प्रबल दावेदार है। तो रिबाउंड के लिए HDFC बैंक में खरीदारी की राय। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, नीचे बेस बन चुका है HDFC बैंक का। अगर आप चार्ट देखें तो बहुत ही एक विशेष डबल बॉटम पैटर्न चार्ट पर बन रहा है, और आज इसका ब्रेकआउट 1540 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि कम से कम अपनी एवरेज की रेखाओं को छूने एक बार स्टॉक ऊपर जाएगा, और ऐसा हुआ तो 1600 तक का एक मूव आपको इस चार्ट पर आता हुआ दिखेगा। तो HDFC बैंक पर हमारी खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस आपको रखना है 1535 पर। 1535 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 1570 रुपए का, 1570 का। इवेंचुअल टारगेट 1585 रुपए का। तो 1585 के इवेंचुअल टारगेट के लिए HDFC बैंक में खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपके लिए राय HDFC बैंक में। आइए बढ़ते आगे। 14 नवंबर बाल दिवस है, और उस दिन होगी MSCI की रीबैलेंसिंग। 14 नवंबर आते ही बाल दिवस याद रहता था। हाँ, पूरे साल भर इंतजार रहता था बाल दिवस का हमारे को। बाल दिवस में बड़े बड़े आयोजन होते थे स्कूल में ना, और फिर वो स्नैक बॉक्स भी मिलता। हाँ बिल्कुल, और खाने पीने के बढ़िया वो क्या बोलते थे,
बाल सभा होती थी जिसमें आप अपनी अपनी पसंद की कविताएं, गाने, ये वो सब मतलब उस दिन मतलब पढ़ना नहीं पड़ता था इन शॉर्ट बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज़्यादा होती थी। इसलिए 14 नवंबर हमेशा याद रहता है, लेकिन इस वक्त 14 नवंबर याद है वरुण को कुछ और वजह से, और वजह ये कि 14 नवंबर को होने जा रही है MSCI की रीबैलेंसिंग की घोषणा। अब किन शेयरों को मिल सकती है जगह और किन की हो सकती है एग्जिट, बताएं वरुण। तो अनिल जी मैं आपको पूरा क्रम बताता हूँ। 18 से 30 अक्टूबर के बीच में वो कट ऑफ डेट है जहाँ पे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाएगा। ओके 14 नवंबर को इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा कि क्या होने वाला है बदलाव, और 30 नवंबर से एडजस्टमेंट जो है वो MSCI के इंडेक्स में होने वाले हैं। और MSCI ग्लोबल इंडेक्स और MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स ये वो इंडेक्स है बेसिकली जहाँ पे बदलाव होने वाले हैं। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये नुवामा का कैलकुलेशन है जो कि बताता है कि सबसे बड़ा प्रबल दावेदार अगर कोई है इस MSCI ग्लोबल इंडेक्स में शामिल होने का तो ये पॉलीकैब है। इसके अलावा पेटीएम, मैक्रोटेक डेवलपर, टाटा कम्युनिकेशन, ये हमने हमेशा हाईलाइट किया। नुवामा की रिपोर्ट ये कहती थी कि ये आ सकता है और यहाँ पे इसके भी काफ़ी सारे चांसेस है कि ये MSCI इंडेक्स में शामिल हो, और टाटा मोटर्स, DVR। और अगर ये स्टॉक शामिल होते हैं, ये फ्रेश एंट्रेंट्स होंगे MSCI ग्लोबल इंडेक्स में। अगर ये होता है तो 1400 से 1600 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज जो है वो इन काउंटर्स में आ सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो कि MSCI के स्मॉल कैप इंडेक्स से MSCI के ग्लोबल इंडेक्स में शिफ्ट हो सकते हैं। इनमें नाम है पर्सिस्टेंट सिस्टम, APL अपोलो ट्यूब्स, सुजलॉन एनर्जी और जिंदल स्टेनलेस। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे भी करीब 1200 से 1600 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज आ सकते हैं। MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में जो शामिल हो सकते हैं उसमें मैन इंफ्रा, फोर्स मोटर्स, गेब्रियल, गेटवे, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, जैन इरिगेशन जैसे काफ़ी सारे छोटे मजोरी स्टॉक्स है। मामूली से इन्फ्लोज इनमें आएंगे। और अगर बाहर होने वाले की कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो इसमें ओबेरॉय रियल्टी, BHEL, लिंडे, वोडाफोन आइडिया, इंडियन बैंक, हालांकि ये जो स्टॉक्स है इनमें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये शिफ्ट होंगे, इसके लिए शायद स्मॉल कैप इंडेक्स से बाहर होंगे। अगर शिफ्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पर भी करीब 125 से 125 करोड़ के आसपास के आउटफ्लोज जो है वो हो सकते हैं। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। 14 तारीख को ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा और 30 नवंबर को इनमें एडजस्टमेंट होने वाला है। और फ्रेश एंट्रेंस जो है खासकर उनको अपने रडार पर रखिएगा। MSCI रीबैलेंसिंग होने वाली है और कुछ नए स्टॉक्स की इस बार आप एंट्री भी होते हुए देख सकते हैं, उस पर भी आपको रखनी है नज़र। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट्स इस बार आ सकते हैं इसमें। 14 तारीख को आप बोल रहे हैं, पता चलेगा। चलिए नज़र रखिए उस पर। पॉलीकैब, पेटीएम, मैक्रोटेक डेवलपर जैसे स्टॉक्स भी आपके रेडार पर रहने चाहिए। टाटा कॉम तो ऑफकोर्स हमारे रेडार पर है। टाटा मोटर्स, DVR भी इस बार कुछ अच्छे इन्फ्लोज आपको दिखा सकता है शामिल होने के बाद। नजर रखते हैं इन सारे काउंटर्स पर, मूव आपको आती हुई दिखेगी। बट एक स्टॉक जिस पर आपको इंटरेस्टिंग मूव अभी थोड़ी देर पहले बनती हुई दिखी है, बाकी IT कमजोर है, बिरला सॉफ्ट पर नजर रखिएगा। ये होल्ड आउट आपके लिए करते हुए दिख रहा है, ये इंटरेस्टिंग काउंटर है, इसको अपने रेडार पर रखिए। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ये भी वापस एक्शन में आने की कोशिश इस समय कर रहा है, इसको भी अपने रेडार पर रखिए। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग काउंटर्स हैं जहां पर आपको थोड़ी मूव होती हुई दिख रही है। एस्कॉर्ट्स स्पेशली एक स्पाइक इस समय दिखा रहा है। वागिल साहब वैसे भी काफी एक्टिव रहा है, फिर से एक्टिव हो रहा है एस्कॉर्ट, जरा देखें सर इसका चार्ट। दीपांशु, ये स्टॉक में तो मैं कब से लगभग 2400 450 से बुलिश हूँ, अभी भी ये कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे लगता है ये 36-3700 तक ये मूव कंटिन्यू होनी चाहिए, शायद 4000 के आसपास भी जा सकता है। आपको थोड़ा सा लंबा व्यू लेना होगा, पोजिशनल व्यू लेना होगा, जब ये करेक्ट करता है तब बाय करना होगा। 3300 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए, जो यहाँ से एक लगभग 130-140 रुपए का नीचे है। पोजिशनली आपको यहाँ पर या 20-30-40 रुपए नीचे पे लेना है और 3600-3700 का व्यू से प्ले करना है। टाइम फ्रेम 1 से 2 हफ्ते। तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स, जहां पर रखिए नजर। पोजिशनली रेडार पर रखिए, यहां से भी और मूव आएगी। ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक ये बना हुआ है मार्केट का। आइए एक बिल्कुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। IT स्टॉक्स में वीकनेस क्लियर कट विजिबल है, स्पेशली लार्ज कैप IT स्टॉक्स में। शायद इन्फोसिस के नंबर से पहले बाजार कुछ प्रीएम्प्ट कर रहा है। LTIM यानी कि L&T माइंडट्री के फ्यूचर्स में ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है इस चार्ट पर पर्टिकुलरली। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। 5165 5170 इस जोन पर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पर 5215 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है
और जिस तरह से दीप 5000 तक की स्ट्राइक की पुट्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि ये गिरावट 5100 5000 तक भी जाते हुए नजर आ सकती है। तो एल&टी माइंडट्री के फ्यूचर्स में शॉर्ट करके चलने की सलाह है। ओके, तो एलटीआई माइंडट्री इसे करें शॉर्ट। आईटी आज सबसे कमजोर कड़ी बना हुआ है और प्रेशर भी इस पर बन रहा है। बाकी दिग्गज भी फिसले हैं, अब एलटीआई माइंडट्री पर प्रेशर आपको आते हुए दिख रहा है। मेहुल जी के पास चलते हैं, लेते हैं उनकी भी एक ट्रेडिंग कॉल बीटीएस डबल टी का। मेहुल जी बताएं सर। दीपांशु जी, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स की बात हो रही थी तो एक और स्टॉक रडार पर आया है, मिड कैप काउंटर है, वो है विजया डायग्नोस्टिक। काफी समय के बाद, लगभग 1.5-2 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट आया है 540 से ऊपर का। तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। थोड़ा सा वोलेटाइल काउंटर है, 520 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 610 के टारगेट्स के लिए इसमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है। तो बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है। मैं समझता हूँ आने वाले 1-1.5 हफ्ते में या 15-20 दिन में ही ये टारगेट आ जाना चाहिए, अगर मोमेंटम फॉलो रहा डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। विजया डायग्नोस्टिक 555 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 610 का रखें टारगेट में। इस स्पेस में कुछ एक्शन बन रहा है, एक्शन जोरदार होता दिख रहा है, आने वाले कुछ मूव 35-35 रुपये स्टॉक बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको एक ही दिन में। आइए HDFC लाइफ, इस स्टॉक पर भी किया जाए फोकस, इसके नतीजे आएंगे कल। कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? वरुण तैयार है अनुमान लेकर। वरुण जी बताइए। ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रहेगी अनिल जी, लेकिन शायद VNB मार्जिन्स थोड़े दबाव में रह सकते हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। नए बिजनेस प्रीमियम जो है उसमें करीब 14% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है, अच्छी ग्रोथ होगी। जो नॉन पार्टिसिपेटिंग सेगमेंट है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। आप याद रखिएगा ये वो सेगमेंट है जो कि प्राइवेट कंपनीज को ग्रोथ दिला रहा है और LIC इसमें लैग कर रहा है, इसके लिए वहाँ पे ग्रोथ आपको देखने नहीं मिल रही है। VNB ग्रोथ अच्छी रहेगी। AP में करीब 9.5% की ग्रोथ, VNB में 7.5% के आसपास की ग्रोथ रहेगी। VNB मार्जिन हालांकि या तो फ्लैट रहेंगे या तो थोड़े बहुत गिर सकते हैं, 77.6% से गिर के 27% के आसपास आएंगे। हालांकि यहाँ पे थोड़ा डिवाइडेड स्ट्रीट कुछ 28% भी कह रहे थे, इसके लिए यहाँ पे नज़र रखेगा। AUM 19% बढ़ के आपको दिख सकता है। एक्सपेंस रेशियो जो है वो भी ठीक ठाक रहेगा। सॉल्वेंसी ग्रोथ जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ने का अनुमान या फिर थोड़ा बहुत फ्लैट रहने का अनुमान जो है वहाँ पे लगाया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नतीजे अच्छे, मुनाफे में 13.5% की बढ़ोतरी होगी, 370 करोड़ पे ये आ सकता है। तो ओवरऑल नतीजे अच्छे। VNB मार्जिन्स पे नज़र रखेगा, वहाँ या तो फ्लैट रहेंगे या तो शायद थोड़ा बहुत डिप आ सकता है, बट वो कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। ग्रोथ नंबर्स जो है वो ठीक ठाक रहने वाले हैं। ओके, तो ये राय है आपके लिए HDFC लाइफ के नतीजों के तौर पर। देखते हैं किस तरह के रिजल्ट्स कल आपको देखने को मिलते हैं। सारी की सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नतीजों के सीजन की शुरुआत कल इसी के साथ होती हुई दिखेगी। इस बार देखा जाएगा कैसे नंबर्स आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, जैन साहब कुछ पसंद है आपको, इस स्पेस पर नजर रखते हैं? समहाउ जो कुछ एक वो प्रीमियम का बजट में आया था 5 लाख वाले, तो उसमें HDFC लाइफ थोड़ा अफेक्टेड जरूर हुआ था। लाइफ इंश्योरेंस LIC तो चला ही नहीं है, तो वहां पे एक वैल्यू बाइंग दिखते हैं मुझे LIC में है, और बाकी ICICI प्रू एंड HDFC लाइफ, ये मेरे टॉपिक्स रहेंगे। बाकियों पे मेरे को बहुत ज्यादा वो नहीं है। और एक अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस साइड में या प्राइवेट इंश्योरेंस में इसमें आ जाए नॉन लाइफ में, तो वहां पे मुझे ICICI लॉम्बार्ड बढ़िया लगता है। बट ओवरऑल एक चीज मैं कहूंगा कि ये सारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा सस्ते नहीं है, काफी चीजें प्राइस्ड इन है। तो LIC में एक वैल्यू बाइंग जरूर दिखती है। बाकी HDFC लाइफ एंड ICICI प्रू विल बी माय टॉपिक्स। ओके, ये है आपके लिए HDFC लाइफ। कल आने वाले इसके नंबर्स देखते हैं क्या ट्रेंड थ्रो करता है, और फिर बाकी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी क्या समझना है इनके नंबर्स को देखकर। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 29 रुपीज 20 पैसा, 29 रुपीज 40 पैसा, 29 रुपए 40 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है MTNL। MTNL के अंदर ब्रेकआउट है। MTNL मेरे को लग रहा है कि यहां से एक बढ़िया मूव, बढ़िया जंप ऊपर की तरफ का दिखाएगा। पिछले 10-11 दिन के करेक्शन के बाद आज पहला दिन है जब स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ा है, और आज 4 से 5 दिनों का हाई आज एक सिंगल डे में ब्रेक हो रहा है। तो MTNL के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 10%, 12% ऐसा मूव इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा, और 15 से 20% तक का मूव थोड़ा सा पोजीशन नजरिए पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें,
स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 27 रुपए 50 पैसे के पास दिखाई दे रहा है। तो 27.50 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में 32.5 का इसका पहला टारगेट, 35 का इसका दूसरा टारगेट। खरीदारी करें MTNL कुछ दिनों के लिए, हफ्ते 10 दिनों के लिए 27.5 के स्टॉप लॉस से 32.5 35 के टारगेट के लिए 32.5 और 35 के टारगेट के लिए MTNL में करें खरीदारी। कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप्स पर सुमित जी का फोकस इस समय बढ़ रहा है और स्टॉक्स वहीं से निकाल कर आ रहे हैं। कैश स्टॉक्स में तो रखिए नज़र, मिड और स्मॉल कैप्स वैसे भी आज आपको इंडेक्स को आउट परफॉर्म करते हुए दिख भी रहे हैं। कुछ और काउंटर्स पर भी एक अच्छी मूव आ रही है। रेल टेल पर नज़र रखिए, अभी अभी एक स्पाइक यहाँ पर आपको बनते हुए दिखा है। ये एक बार फिर से मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहा है। एक स्पाइक भी आया। मेहुल जी एक बार रेल टेल का चार्ट देखें सर, अच्छा स्पाइक अभी अभी बन रहा है सर इसमें। जी हाँ दीपांशु जी, देखिए मल्टीपल बॉटम्स बन रहे हैं 205 के आसपास और उसके बाद ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर अगर 220 के ऊपर सस्टेन होता है काउंटर तो फिर से एक बाइंग मोमेंटम दिखाई देगा। उसके चलते शायद 240 245 भी आ सकता है। तो बने रहने की पहले तो सलाह है और इसको रडार पर रखने की सलाह है। यहाँ पर 220 के ऊपर ये सस्टेन होता है तो फ्रेश बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 210 का और अपसाइड टारगेट रहेगा 240 का। 210 240 के टारगेट आ सकते हैं। अभी अभी एक अच्छा स्पाइक इस पर आपको बनते हुए भी दिखा है। एनसीसी एक और काउंटर जो आपको एक्टिव होते हुए दिख रहा है, 6% ऊपर है एनसीसी और लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहा है। सुमित जी आज एनसीसी देखें, आपके रेडार पर है आज के लिए? दीपांशु, एनसीसी के अंदर ये स्टॉक भी ऑलरेडी 5-6 टका ऊपर है। स्टॉक के अंदर पिछले 8 से 10 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं, तो स्टॉक के अंदर मूव ऊपर का देखने को मिल सकता है, जिसमें 175 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। तो पोजीशंस होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 160 का लगाए, ऊपर में 175 तक का मूव जल्दी एनसीसी में देखने को मिल सकता है। एनसीसी पर भी रखनी है नजर, ये भी आपको आज सुबह एमएमटीसी किसने दिया था? जय ने दिया था। एमएमटीसी भी आज 20% सर्किट मेरा 64 पर जय ने आज सुबह दिया था 10 की कमाई में और 70 रुपये 50 पैसे में ऊपर का सर्किट लगा है। प्लास्टिक बैंड मेरे ख्याल से आज मैनेजमेंट से हमने मुलाकात की थी दोपहर में, नंबर्स भी आए थे 12 बजे हमारे पास मैनेजमेंट स्टॉक 12.5% ऊपर है। लिंडे इंडिया एक और स्टॉक है जो मेरे ख्याल से जैन साहब और कुणाल जी राकेश जी इनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार रहा है। ये भी 11.5% 6500 रुपये का भाव हो गया लिंडे इंडिया। जैन साहब इस पर जरा एक बार राय देंगे आप? 6500 बात अनिल जी, आप तो मैं तो यही बोलूंगा कि अब ज्यादा बोलना हो जाएगा। अंतर्यामी जैसे ही है, जैसे ही सोचता हूँ, जैसे मैंने लिंडे इंडिया को देखा और मैं कुणाल जी को याद किया और मैं अपने आप को भी अभी रिसेंटली मैंने दिया था, सारे गैसेस वाले स्टॉक बढ़िया कर रहे हैं और आपने उस पर क्वेश्चन भी टॉस किया। सो आई थिंक अगेन ये भी मतलब मुझे लगता है कि लिंडे इंडिया को अगर हम बात करें तो बढ़िया मूव जो दिया है। और हालांकि देखिए अगेन एक चीज और है, वैल्यूएशन बहुत हाई है, बट अगेन सारे एमएनसीज और इस टाइप की कंपनियां ऐसी आती है और ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट होके कंसोलिडेट होके वापस से चलना शुरू हुए हैं। मैं देख रहा हूँ मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, चलिए हमारे लार्ज कैप इंडेक्स तो फिर भी थोड़ा बहुत वो दिख रहा है, बट स्मॉल कैप इंडेक्स तो अब अपने हाइज को क्रॉस करने वाला है। हालांकि ये स्मॉल कैप इंडेक्स में नहीं आएगा और मेरे हिसाब से गैसेस वाले स्टॉक में जो आग लगी हुई है उसकी वजह से लिंडे इंडिया में भी और प्लास्टिक ब्लेंड्स के रिजल्ट्स आए थे और मुझे ध्यान है शायद ट्रेडर्स डायरी में भी इसके बारे में आशीष आज जिक्र कर रहे थे, कल भी कर रहे थे और एंड इट वाज अ वेरी गुड पिक फ्रॉम हिज साइड। तो उस टाइम पे मैं उनको याद किया कि भाई दैट्स अ वेरी गुड पिक और ये भी एक करेक्ट हो गया, पिछले 2 दिन से बढ़िया मूव दे रहा है, डेट्स वगैरह रिड्यूस कर रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। इनफैक्ट एज कंपेयर टू जो सितंबर क्वार्टर, लास्ट सितंबर क्वार्टर रिजल्ट बहुत बढ़िया है। बीच में थोड़ा सा पीछा जरूर था स्टॉक, बट अब मुझे लगता है बढ़िया है ये स्टॉक और जिन्होंने लिया हुआ है हमारे कहने पे तो ये होल्ड करके रखे। अच्छा ग्रुप है कॉलसाइट ग्रुप, उनकी और भी दूसरी बढ़िया कंपनीज लिस्टेड है, मास्टर बैचेस बनाने वाली कंपनी। तो आई फील प्लास्टिक ब्लेंड्स एंड लिंडे इंडिया दोनों अच्छे होल्ड है। तो रखिए इस पर नजर और प्लास्टिक ब्लेंड्स पर भी रखिए नजर। यहाँ पर भी नजरियों का रिएक्शन आ रहा है, ये स्टॉक आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं। 11% की जबरदस्त मूव आपको इस काउंटर में आती हुई दिखेगी। कैम्स बाजार से जुड़ा एक स्टॉक, ये भी आपको काफ़ी एक्टिव होते हुए दिख रहा है इस समय और मूव बढ़िया आ रही है, करीब 6% ऊपर कैम्स है। अभी हम एसआईपी ट्रेंड की बात कर ही रहे थे और ज़बरदस्त मोमेंटम में इसमें दिख रहा है। इनफैक्ट मेहुल जी आई थिंक रिसेंटली आपके रेडार पर भी रहा है कैम्स। जरा आज की मूव देखिए और बताइए अब क्या करना है इस काउंटर में। जी हाँ दीपांशु, ये देखिए ये एसपीएल में भी हमने कवर किया है और यहाँ पर कैम्स की बात करें तो 2400 के आसपास का अच्छा खासा
बेस बना लिया है, फिर से अपसाइड की तैयारी कर रहा है, बट एक आने वाले सेशंस में एक दिक्कत रहेगी। यहाँ पर रेजिस्टेंस 2600 के आसपास का है, 2600 2620, तो वो एक लेवल बहुत ही क्रूशियल रहेगा। अगर वो निकलता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्मेशन आएगा और उसके बाद एक्चुअल तेजी इसमें देखने को मिलेगी। तो बहुत ज्यादा समय हो गया, मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया है 2620 के ऊपर ये सस्टेन नहीं हो पा रहा काउंटर। जिस भी दिन ये होता है ये सीधा 3200 का टारगेट के लिए रेडी हो जाएगा काउंटर। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, वॉच लिस्ट पर रखना चाहिए और 2620 के ऊपर एग्रेसिव बाय बन जाएगा कैम्स। ये है आपके लिए कैम्स पर राय, जो स्टॉक भी 6% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा। आइए हम बढ़ेंगे आगे और अब वक्त है आपके लिए बैन से बेनिफिट का। आशीष है पूरी तरह से तैयार। आशीष, कितने स्टॉक है? 5 7 हैं अभी। ओके, बताएं बाहर कौन आएगा? कोई भी नहीं। नन ऑफ देम? कोई भी स्टॉक नहीं है सर जिसकी पोजीशन कस के मस नहीं हो रहे? कोई भी नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा। लेकिन सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर सीरीज में हो सकता है कि 3 साल का हमारा रिकॉर्ड टूट जाए। 11 स्टॉक का नहीं, 13 जो सितंबर में बना था, हाँ, हो सकता है टूट जाए। क्योंकि आज के आज में अगर आप देखें तो 3 स्टॉक ऐसे हैं, 7 ऑलरेडी है हमारे पास बैन में, 3 ऐसे जिनकी पोजीशन 95% के ऊपर है। नाम बता देता हूं। सबसे पहले एक दिन बाहर एक दिन अंदर डेल्टा कॉर्प, कल 79.02% के साथ बैन से बाहर आया था। अब पोजीशन अब बढ़कर काफ़ी ज़्यादा होगी, 112% है, पक्का है, निश्चित आना ही पड़ेगा बैन में। सन टीवी 109% है और BHEL जिसका जिक्र सर कल कर भी रहे थे, यहाँ पर पोजीशंस बढ़कर हो गई हैं 100%। तो आपके पास 3 स्टॉक हैं जो एंट्री करने जा रहे हैं। फिर से एक और बार बता देता हूँ, डेल्टा कॉर्प, सन टीवी, BHEL और बाकी कोई भी 7 स्टॉक में से बैन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। नाम बता देता हूँ, बलरामपुर चीनी, इंडिया सीमेंट, हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, मनोपुरम, PNB और L&T फाइनेंस। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। कितने आ जाएंगे बैन लिस्ट में? 7 3 10 सर। तो 10। ओके, PNB, L&T फाइनेंस ये सारे के सारे मौजूद है। और जो नए आने वाले डेल्टा तो आने ही है, सन टीवी भी आ रहा है और भेल भी आ रहा है, तीनों ही आ जाएंगे। बात तो सही है, आप आ ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बढ़िया है। डेल्टा, सन टीवी और भेल। सन टीवी एक दिन के लिए बाहर है, हाँ एक दिन। और डेल्टा में तो प्राइस सेक्शन भी ज़्यादा हुआ नहीं, आज तो नहीं हुआ है, फ्लैट हो गया, ऊपर खुल के वापस नीचे आएगा, फिर भी बैन में आ रहा है। सन टीवी जरूर आज मैंने देखा मजबूत, हाँ 3.25% मजबूत है। श्रीकांत जी जरा सन टीवी के चार्ट्स देखिए या वायदा कारोबार के डेटा 640 पर ट्रेड कर रहा है। ये हफ्ते भर से ही वापस से एक्शन में आया है। पहले तो लगभग हम भूल ही गए थे कि ये वायदा कारोबार में है भी, अब ये अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। बताएं सर। बिल्कुल, इनफैक्ट अनिल जी, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये स्टॉक अपने एक ट्रेडिंग या ट्रेंडिंग पैटर्न में कन्वर्ट हो चुका है। कई सारे स्विंग हाई को क्रॉस किया है, बट साथ ही साथ अगर आप देखें तो 2019 के हाईएस्ट लेवल को इसने क्रॉस कर लिया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में और भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। वैसे भी देखा जाए तो कई सारे मीडिया स्टॉक्स में अच्छी खासी एक्शन बनी है। मुझे लगता है थोड़ा सा इलेक्शन का माहौल भी बनते जा रहा है, थोड़ी सी TRP रेटिंग और वो सब के भी चक्कर में मुझे लगता है कि ये सभी स्टॉक्स में एक्शन देखने मिलेगा। और मुझे लगता है कि टेक्निकली कम से कम 660 के लेवल्स इन द नियर टर्म दिख सकते हैं एंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि 750 के लेवल्स दर्ज कर सकता है बेस्ड ऑन इट्स लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट। तो करंट लेवल से भी अगर इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं तो करंट लेवल पे जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो रहेगा तकरीबन 635 का। स्टॉप लॉस और टारगेट्स में उतना बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन करंट लेवल से बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में एक रैली देखने मिल सकती है। इसलिए खरीदारी करके चल सकते हैं। बस यही दिक्कत है कि बैन में जा रहा है आज आपके लिए, ये ध्यान में रखें। तो थोड़ा सा लंबा व्यू लेकर रखें कि ये बैन से कब बाहर निकलेगा पता नहीं, बीच में या सीरीज के आखिर के दिन में, ये आप जानो, ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, बट आप तैयारी रखिए उसकी। और एक सवाल है हमारे सारे जरा एक्सपर्ट्स के लिए, कहाँ है सारे, बताइए भाई साहब, आप लोगों का IQ टेस्ट किया जाए, कल का दिन क्यों खास है? कोई जवाब? अपने अपने हिसाब से आप जवाब दे सकते हैं। मुझे पता है, आप पूरा भरोसा है आप में से कोई सही जवाब देगा नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट। जी जैन साहब। जैन साहब बोलिए। यस सर, आजा। ये कल थिएटर डे है, शायद नेशनल थिएटर डे, इसके लिए आप शायद बात कर रहे हैं सर। और मूवीज देखना और ये सब देखना तो सबका शौक ही है। अच्छा थिएटर डे, वो अच्छा, ओके। और किसने हाथ खड़ा किया?
हाँ बंसल जी बोलिए। अनिल जी वो कुशल से पूछिए। अनिल जी जो पूछते हैं, मेरे को लग रहा है कुछ खेल से जुड़ा हुआ, क्रिकेट विकेट का कल कुछ मैच वैच होगा अनिल जी। मुझे अब खुद तो जवाब नहीं दे रहे हैं, मुझे कह रहे हैं उससे पूछो। अच्छा, वेरी गुड बंसल जी, ओके। हाँ मेहुल जी। अनिल जी हमारे लिए तो इसलिए खास है कि कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे कुछ काम नहीं है। फ्राइडे को करते हैं आप? आज के माहौल को देख के तो लग नहीं रहा आप कल काम करेंगे। ओके, एनीवन एल्स? कोई नहीं? अच्छा, किसी का जवाब नहीं है। ओके कुणाल जी बताइए। अनिल जी। हाँ अनिल जी वैसे मेरा जवाब गलत ही होगा, लेकिन अनिल जी जवाब यह है कि कल फ्राइडे और 13th है। हाँ। तो फ्राइडे द 13th आमतौर पर थोड़ी चिंता पैदा करता है अनिल जी, वही दिन है कल। फ्राइडे द 13th जनरली वो ब्लैक फ्राइडे जो 13th को ही होता है ना, वैसा ऐसा गंदे विचार आ रहे हैं इनके दिमाग में। जय भी हमारा साथ है जी। जय। अनिल जी कल 99 रुपीज़ में टिकट मिलेगी अनिल जी, जो पिक्चर देखना है अनिल जी। आई थिंक कल क्राउड काफ़ी रहेगा। ये खाने पीने का, घूमने फिरने का, पिक्चर का सच्चा गुजराती। स्नैक्स कितने में मिलेंगे? हाँ, मतलब ऐसा आदमी मिलेगा नहीं ढूंढने से आपको एकदम। ये कहाँ से लाते हैं इतनी नॉलेज आप? अनिल जी ये सब तो पता ही होना चाहिए अनिल जी। फायदे वाली चीजें तो पता ही होनी चाहिए अनिल जी। हाँ, यही फर्क है जैन साहब में और जय में। पहुंचे तो जैन साहब भी सही रास्ते पे वहीं थे, लेकिन जैन साहब जय आगे निकल गए थोड़े से। बिल्कुल। कल है वर्ल्ड सिनेमा डे, यानी कि कल 99 रुपए में आपको पिक्चर देखने का मिलेगा मौका। तो क्या है कल का दिन, क्यों है खास, बता रही नूपुर आप सब सिनेमा लवर्स के लिए। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, सबने बता ही दिया करेक्टली। कल 99 रुपीज़ में टिकट मिलेगी, मूवी टिकट, क्योंकि नेशनल सिनेमा डे है कल। और 4000 स्क्रीन्स में जो है आपको 99 रुपीज़ में टिकट मिल जाएगी। फूड एंड बेवरेज की भी आप चिंता मत करिए, क्योंकि उस पर भी आपको छूट मिलने वाली है। इनफैक्ट पीवीआर आइनॉक्स का तो कहना है कि पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और बाकी के फूड आइटम्स भी है, उनकी कीमतें जो है वो 99 रुपीज़ से शुरू होंगी। तो टिकट भी आपको 99 रुपीज़ में मिलेगी, फूड एंड बेवरेज भी 99 रुपीज़ से शुरू होंगे। तो डबल बेनिफिट आपको कल मिलेगा। कल फ्राइडे भी है तो आप मूवी देखने जा सकते हैं। फिलहाल वर्ल्ड कप के चलते कोई बड़ी रिलीज तो नहीं है कल, लेकिन अगर आपने मिस किया है फुकरे 3 जो अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, साथ ही साथ उसके साथ रिलीज हुई थी थैंक यू फॉर कमिंग मिशन रजनीकांत जवान, जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। साथ ही साथ गदर 2 अभी भी सिनेमा में लगी, अगर आपने मिस कर दिए तो कल आप 99 रुपीज़ में जाकर देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग डेटा है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पिछले साल हमने देखा था कि नेशनल सिनेमा डे पे करीबन 65 लाख लोग जो है वो मूवी देखने गए थे, और इस साल अब तक माना जा रहा है कि जो एडवांस बुकिंग हो रही है और जो टिकट सोल्ड आउट हो रही है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फुकरे 3 में देखें तो करीबन 1.25 लाख टिकट्स बिक चुकी है कल के लिए। मिशन रजनीकांत में देखें तो 1,03,000 टिकट्स बिकी है, और जवान की भी पीछे नहीं है। 85,000 टिकट्स यहाँ पर भी बुक हो चुकी है कल के लिए। अभी फ़िलहाल कोई नई रिलीज़ नहीं है क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, तो दिवाली के पास ही आपको बड़ी मूवीज़ रिलीज़ होती हुई दिखेगी। सबसे ऊपर और सबको इंतज़ार है टाइगर 3 का, जो नवंबर 10 तारीख को रिलीज़ होने वाली है। इसके अलावा दिसंबर में भी अगर आप देखेंगे तो मेरी क्रिसमस 8 तारीख को रिलीज़ होगी, और धुन की देखें तो 22 दिसंबर का जो लॉन्ग वीकेंड होगा क्रिसमस वाला तब रिलीज़ होने वाली है। तो इंटरेस्टिंग है, नेशनल सिनेमा डे 99 रुपीज़ में टिकट खरीदिए, और साथ ही साथ 99 रुपीज़ में फूड एंड बेवरेज की भी शुरुआत हो रही है। तो दोनों पैकेज आपके लिए मज़ेदार होने वाले हैं। ओके, तो क्या फूड एंड बेवरेजेस पर भी हो रहा है? 99 रुपीज़ से शुरुआत है। अरे वाह, मतलब 99 रुपए में अनलिमिटेड फूड? अनलिमिटेड तो नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस है। मतलब 99 में कुछ तो मिल ही जाएगा। कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ, समोसे मिलेंगे और क्या मिलेगा। हाँ सर। हाँ, 99 में छोटा वाला पॉपकॉर्न भी मिल सकता है। छोटा वाला पॉपकॉर्न, छोटा वाला पेप्सी टाइप छोटा सा, वैसा ही और क्या मिलेगा। क्यों अब तो 99 में तो कुछ भी नहीं मिलता सर। जो आमतौर पर बंसल जी को जो भरा पूरा टब चाहिए वो नहीं, वो नहीं सर। बंसल जी थोड़ा सा मिलेगा, चलेगा? नहीं अनिल जी, एक चीज बताना चाह रहा हूँ अनिल जी, नूपुर तो मूवी देखती नहीं अनिल जी। 99 रुपीज में मिलेगा तो सिर्फ पानी की बोतल अनिल जी, कुछ भी नहीं आता 99 रुपए में। और वो जो रिफिल वगैरह वाला पॉपकॉर्न अनिल जी, उनके भी प्राइस बढ़ाए हैं, तो शायद 350 प्लस वाला जो टब आता है ना, उस सबसे बड़े वाले में अनिल जी वो रिफिल है, तो 99 रुपीज में सिर्फ पानी की बोतल मिलेगी।
ओके, तो कल कंसेशनल नहीं होगा खाने पीने का? ये कल पीवीआर ने कहा कि 99 रुपीज से शुरुआत हो करेंगे। हाँ, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक इंक्लूडेड है उसमें। ओके, चलिए बढ़िया है। लेकिन कम से कम मूवी तो आपको अभी कोई हिट मूवी चल रही है क्या ऐसी जिसको देखने के लिए 99 में देखने के लिए लोग टूट पड़े? जवान है ना, अभी तक चल रही है क्या? चल रही है, गदर 2 भी चल रही है। अच्छा, तो 99 में देखने वाले कल काफी मिल जाएंगे ऐसा। ओके, चलिए बढ़िया। नहीं, रिलीज हो चुकी है। अच्छा, कल फ्राइडे भी रिलीज भी हो रही है? नहीं हो रही है सर, वर्ल्ड कप है ना। वर्ल्ड कप है। अच्छा, वर्ल्ड कप में कोई रिलीज नहीं हो रही। ओके, चलिए बढ़िया है। तो ये है, कल आप वर्ल्ड सिनेमा डे एंजॉय कीजिए। बहुत देर से शांत से दिख रहे हैं मुझे सुमित जी। सुमित जी, जरा पीवीआर के चार्ट्स देखिए, राय दीजिए अपनी। अनिल जी, पीवीआर के अंदर अगर किसी ने पोजीशंस ले रखा है तो होल्ड करके चल सकता है, क्योंकि स्टॉक में तो एक अच्छा कैंडल फॉर्म हो रहा है जिसमें लास्ट 10 से 15 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। 1760-70 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 1825 तक का मूव पीवीआर में बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 1825 तक के लेवल पीवीआर में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, पीवीआर 1800 के लेवल क्रॉस करने के लिए है तैयार। नजर रखिए इस काउंटर पर। डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है, 4.5% ऊपर हो गया इस समय स्टॉक। आइए श्रीकांत जी के लिए एक बिल्कुल पीटीएस डबल टी। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु, देखिए यहाँ पे आईडीबीआई स्टॉक में एक अच्छा प्राइस और वॉल्यूम बेस्ड एक्शन बना है। इनफैक्ट पिछले अगर आप 10-12 दिन के ओवरऑल प्राइस पैटर्न को देखते हैं तो इसमें कई बार हमने देखा है कि प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है, वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं, लेकिन एक ही रेंज के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, नहीं बड़ी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। अब ओवरऑल फॉर्मेशन ऐसा लग रहा है कि शायद ये ब्रेकआउट में से बाहर आ रहा है और ये स्टॉक अभी नेक्स्ट लेवल्स यानी कि 80-81 के लेवल्स पे दिखा सकता है। बट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि शायद ये 75 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें एट 69। तो 69 के स्टॉप लॉस के साथ आईडीबीआई को खरीदा जा सकता है। बढ़िया स्पाइक भी आपको दिख रहा है, 3% ऊपर इस समय स्टॉक है और यहां से और बड़ी तेजी के लिए भी हो रहा है तैयार। इस पर रखेंगे नजर। आइए नजर है बाजार के एक्शन पर, लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी। अच्छे मूड है सर। डाउ फ्यूचर्स फ्रेश डेज हाई पर है, 125 अंक ऊपर, 60 अंक ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है, 15 अंक ऊपर आपको एसएनपी फ्यूचर्स दिख रहे हैं। तो बढ़िया मूड है अमेरिकी बाजारों का। देखते हैं आज शाम को क्या आएगा, उनका इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है। यूरोप अच्छे मूड में है, कच्चा तेल आपका 1.25% ऊपर है। रुपये आपका ज़रूर थोड़ा कमज़ोर हुआ है 4 पैसे, और क्लोजिंग शो में रुपये में थोड़ा प्रेशर आया है। अदरवाइज बाकी सारे फैक्टर्स अच्छे दिख रहे हैं। क्या करके जाना है सर? ध्यान तो तेजी का ही है दीप, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। डाउ फ्यूचर्स भी आपको 100 पॉइंट 125 पॉइंट ऊपर ही दिख रहे हैं, तो व्यू पॉजिटिव साइड पर ही है। बस सिर्फ ये कि थोड़ा सा आज लड़ाई थोड़ी तेज होने के संकेत आए, तो थोड़ा सा वो एक मन में डर आपके हमेशा रहता है कि कुछ खराब खबर ना आ जाए। तो या तो फ्रेश पोजीशन कल बना लें, या बनी हुई है तो होल्ड करें, और होल्ड करें तो हेजिंग कर लें, नई भी बनाए तो हेजिंग कर लें। 19,700 का पुट खरीद कर आप अपने आप को हेज कर सकते हैं, ये आपके लिए, ताकि अगर गैप से खुले 100 पॉइंट से ज़्यादा गैप हो तो आप सेफ हो जाएं। 100 पॉइंट तक है तो उतनी तो रिस्क आप हमेशा ओवरनाइट में लेके चलते हैं। ऊपर में 850-900 तक के टारगेट के लिए कल तो आपको खरीदारी की पोजीशन रखनी चाहिए। 44,600 पर बैंक निफ्टी भी 44,500 के ऊपर बंद होकर अच्छे संकेत ही दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, 44,400 का पुट ऑप्शन खरीद कर हेज कर सकते हैं और लेकर जाइए। तो मेरे ख्याल से पोजीशन कैरी करने में भी हर्ज नहीं है, और फ्रेश खरीदारी करना चाहें तो भी आप करके, लेकिन एक ही कंडीशन पे, या तो आप हेजिंग करके जाएं या नीचे खुले तो और खरीदने की ताकत रहे। जैसे जैसे आप ऊपर के लेवल पर, और जैसे जैसे कई दिनों की तेजी के बाद आप खरीद रहे हैं, तो रिस्क आपकी बढ़ती है, ये ध्यान में रखें। तो ऊपर के लेवल पे क्वांटिटी कम कर लें और नीचे खरीदने के लिए जगह रखें, या फिर आपके पुट ऑप्शंस के जरिए हेजिंग रखें। प्रॉपर तरीके से करें, अंधाधुंध नहीं, ये ध्यान में रखें। बट अच्छे मूव, और अदरवाइज रोज मार्केट रोज मौका देता, आज भी दिया कल भी दिया, तो आप चाहें तो ओवरनाइट रिस्क रखने जैसा मार्केट है नहीं, तो कल भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। कल भी मैं आपको लेवल दे दूंगा, सुबह सुबह कहाँ एंट्री करनी चाहिए, दिन के दौरान वैसे भी बन जाएगा पैसा आपका, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। गॉट इट सर, ठीक है। ये आपके लिए बाजार पर अनिल जी का व्यू। वीकेंड सेशन पर भी हम कल जाने की तैयारी में हैं। आइए फिर कुछ फाइनल स्टॉक्स पर नजर डाल देते हैं। क्लोजिंग से पहले मारुति पर रखिए नजर, थोड़ा एक्शन मारुति पर बनते हुए आपको दिखा है। बाकी ऑटो स्टॉक्स भी अच्छे एक्शन में रहे, रोज ही हम देख रहे हैं ऑटो में फ्रेश ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। मारुति में आपको एक मूव आज के लिए दिखिए। हिमांशु जी कुछ करना है सर मारुति के चार्ट में, जरा देखें इसे। अच्छा माफ कीजिए, हिमांशु तो हमारे साथ है नहीं।
बिगुल आ रहे हैं? हाँ, जय के लिए चलिए जय का जैकपॉट, कैश का ऑप्शन माफ कीजिएगा। बताएं जय, कैश का ऑप्शन। हाँ बिल्कुल अनिल जी मॉर्निंग में तो एक पुट ऑप्शन दिया था अनिल जी, उसका अपडेट भी दिया था, तो तब 100 रुपया हो गया था। वो साइडवेज तो थोड़ा नेगेटिव ही था अनिल जी, जो आज देखने मिला। बट अब नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखूँ मैं निफ्टी का अनिल जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 19,900 का कॉल खरीदना चाहिए। 75 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है अभी, 75 पर खरीदे। 19,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 19 अक्टूबर की एक्सपायरी का। अगर मॉर्निंग में जी फॉर सम रीज़न अगर थोड़ी डिप अगर आपको देखने मिली 60 रुपये तक अगर ये मिला तो फर्दर ऐड कीजिएगा। इसका स्टॉप लॉस अनिल जी 30 रुपये का रहेगा कल के लिए, बट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस वीकेंड के पहले का सेशन है, तो अगर साइडवेज मूव रहा अनिल जी तो थोड़ा प्रीमियम डीके देखने मिलेगा। इसीलिए 30 रुपीज़ का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाए। 115 रुपये से लेकर 135 रुपये तक के टारगेट्स मेरे को इसमें नज़र आ रहे हैं। 19,900 का कॉल ऑप्शन निफ्टी पर खरीदने की अनिल जी मेरी सलाह है। आई थिंक दैट 19,675 टू 19,700 की जो रेंज है फ्रॉम हियर ऑन विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। अगर उसके ऊपर टिकता है अनिल जी तो मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा। ओनली बिलो 19,675 आई बिलीव के एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए 19,900 का कॉल खरीदिए निफ्टी पर, ये जय की तरफ से राय आ रही है। ध्यान रखिएगा अगले हफ्ते की एक्सपायरी का है, ना कि जो अभी होने वाली है, बट जय का भरोसा है इस समय बाजार पर। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है, उससे पहले कुछ फाइनल स्टॉक्स पर भी नज़र डाल देते हैं। मारुति जैसे मैंने कहा ये आपको थोड़ा एक्शन दिखा रहा है, इस पर रखिएगा नज़र। एक्शन टीवीएस मोटर्स पर भी आपको एक बार फिर से आते हुए दिख रहा है। स्टॉक काफ़ी एक्टिव रहा है रिसेंटली, हमारे सारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी आया है। फेडरल बैंक पर एक मूव आती दिख रही है जाते जाते। एक बार फेडरल बैंक के चार्ट पर भी राय ले लेते हैं। बंसी जी जरा देखें, फेडरल बैंक थ्रू द डेज ने अपने लेवल्स होल्ड करें एग्जैक्टली 150 के लेवल पर सर। टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इन स्थानों पर भी खरीदारी की राय है। इस पे लास्ट फ्राइडे को मैंने और कुणाल जी ने 146 के अराउंड खरीदारी की राय दी थी। दीपांशु ये 170 180 की तरफ जा रहा है, तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन फेडरल बैंक। ओवरवेट खरीदारी की राय लेकर जाइए फेडरल बैंक पर, और स्टॉक में भी आपको अच्छा मोमेंटम दिखा है आज के लिए। मूव भी आपको बढ़िया बनती हुई दिखी है। औरो फार्मा आज सुबह स्टॉक ऑफ द डे था अनिल जी का, दूसरे टारगेट 920 पर आपको आते हुए दिखा, उस लेवल को होल्ड करते हुए भी जा रहा है। इनफैक्ट इंट्राडे में तो 924 तक के हाई तक भी ये गया था। एक बार श्रीकांत जी औरो फार्मा का चार्ट देख लें, बताएं इस पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं अब यहाँ से। बिल्कुल, अगर इस पर्टिकुलर लेवल से अगर इस पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न को देखें तो मुझे लगता है कि इसने अपनी एक्टिविटी को काफी नैरो कर लिया है। करंट लेवल्स पे इसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इस रेजिस्टेंस के करीब ये स्टॉक आ चुका है, तो इन लेवल से मुझे लगता है कि कोई करेक्शन आता है तो कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, लेकिन करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसमें कुछ अगर लॉन्ग की पोजीशन हो तो उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। जो इसकी रेंज रहेगी वो रहेगी तकरीबन 840 से लेकर 920 रुपए। ओके, ये है आपके लिए औरोबिंदो फार्मा, कल के लिए इस पर भी रखिएगा नजर। बाकी जो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स हैं वहां पर भी आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है, तो ये भी आपके रेडार पर रहने चाहिए। आइए एक बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। जय बताएं। प्रदीप 291.75 292 ये रेंज में खरीदे आप चंबल फर्टिलाइजर्स का फ्यूचर्स। स्टॉप लॉस रहेगा 285 का। दीप जबरदस्त ब्रेकआउट आज फाइनली चंबल में आते हुए देखने वाला आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन। टारगेट्स ऊपर में इसके बनते हैं 310 रुपये से लेकर 320 रुपये के। सो अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी अगर आप देखें तो 7 रुपये का एक डाउनसाइड रिस्क, 20 रुपीज़ से लेकर 30 रुपीज़ का एक अपसाइड पोटेंशियल है। सो 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है चंबल फर्टिलाइजर फ्यूचर, ये खरीदने की मेरी सलाह है। चंबल फर्टिलाइजर खरीद कर जाइए, सबके रेडार पर, सबका फेवरेट स्टॉक 285 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर रखनी है नजर। आइए फिर क्लोजिंग में बढ़ते हैं। अच्छा एक्शन आज इंडेक्स लेवल पर नहीं रहा है, बट स्टॉक लेवल पर आपको रोटेशन जरूर दिखा है, और मिड कैप स्मॉल कैप में तो तेजी अभी भी बढ़िया बरकरार है। बीपीसीएल टॉप गेनर है, ऑलमोस्ट 2% की तेजी दिखाता हुआ। एचपीसीएल भी सुबह अच्छा दिख रहा था, उसके बाद थोड़ा सुस्त हो गया। मारुति में एंड में एक अच्छी मूव दिखी है। बजाज ऑटो और एमएनएम आपको एक्टिव थे, तो ऑटोज की तेजी आपके लिए बरकरार है।
HDFC बैंक, ITC, ICICI बैंक, टाटा मोटर्स जैसे दिग्गजों ने आज बाजार को सहारा दिया है। इनकी तरफ से आपने देखा है निफ्टी पर ज्यादा गिरावट नहीं आई। ऑलमोस्ट 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। वीकनेस आज IT की तरफ से आई है। नतीजे और बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद TCS 2% कमजोर था। HCL टेक 2% कमजोर है नतीजों से पहले। इन्फी आपके लिए टॉप लूजर था, नतीजों से पहले 0.3% नीचे। टेक महिंद्रा भी आपको गिरते हुए दिखा है और LTI माइंट्री पर भी प्रेशर था। टॉप 5 लूजर्स आज सारे के सारे IT स्टॉक्स हैं। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स में थोड़ी कमजोरी है। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज ये भी आपको थोड़े कमजोर होते हुए दिखे हैं। एक्सिस बैंक, L&T, SBI, कोटक बैंक, विप्रो और बजाज फाइनेंस यहां पर भी आपको गिरावट दिखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। जबरदस्त मूव आपको आती हुई दिखी है NMDC में। आज PSUs और स्पेशली PSU मेटल्स और कमोडिटी से जुड़े स्पेसेस अच्छे थे। NMDC, नाल्को दोनों में अच्छी खरीदारी रही। गेल आपके लिए 4.5% ऊपर गया। कल है नेशनल सिनेमा डे, उससे पहले PVR 4.25% ऊपर था। मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल, थायरोकेयर, विजय डायग्नोस्टिक्स ये सारे स्टॉक्स एक्टिव थे। जुबलेंट फूड पर आपको खरीदारी दिखी है। साथ ही बॉश आपको काफी एक्टिव दिखा है। फेडरल बैंक जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इंटरग्लोब एविएशन स्टॉक ऑफ द डे, औरो फार्मा, पेट्रोनेट, LNG ये भी काउंटर एक्टिव थे। वीकनेस MCX मुनाफा वसूली खबर के बाद यहां पर अब थोड़ी वीकनेस आई है। वीकनेस आपको थोड़ी गोदरेज प्रॉपर्टीज में दिखी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग दिखी है। कमिंस, डेल्टा कॉप नतीजों के बाद सुबह एक्टिव था, एंड में करीब 1.5% नीचे बंद हो रहा है। यहां पर भी गिरावट है। बट अनिल जी, इंडेक्स लेवल आपने कहा था 19,800 के आसपास क्लोजिंग मिल जाए, ठीक है, करीब 20-25 पॉइंट नीचे क्लोजिंग के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी ना एवरेज क्लोजिंग तो 790-800 पे ही आएगी, ज़्यादा नीचे नहीं आएगी। और निफ्टी की भी 54,600 के ऊपर ही आनी चाहिए। कोई बैंक निफ्टी की माफ़ कीजिएगा, तो ठीक है दीप, कोई ऐसे समस्या वाली बात है नहीं। आइए, गुरुवार के दिन एक्सपायरी का प्रेशर होता है। आजकल एक्सपायरी का प्रेशर ही फील नहीं हो रहा, कुछ होता ही नहीं है एक्सपायरी के दिन, बिल्कुल शांत से एक्सपायरी हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपके दिमाग में है तो वो मैं दूर कर दूं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद भी बड़े अलर्ट मोड में रहते हैं, तो सबको अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरे करने के मौके जो मिलते हैं। एब्सोल्युटली। तो देखिए तैयार जैन साहब कागज और पेन लेकर दिखा भी रहे हैं, और सुमित जी को तो इतना भरोसा है कि मैं दिमाग में स्टोर कर लूंगा, इसलिए उनको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुमित जी कभी कभी भूल भी जाते हैं अच्छी वाली स्टोरी। तो तैयार है ना, बात दुनिया की आपका पसंदीदा शो आने को तैयार है। देख लेते हैं कि इस गुरुवार हम कौन सी बढ़िया स्टोरीज, आपकी पसंदीदा स्टोरीज लेकर आ रहे हैं। आज बात दुनिया की में देखिए दुनिया भर की एक से बढ़कर एक रोचक खबरें। जानिए क्या होगा अगर सूर्य घूमना ही कर देगा बंद। करेंगे खुलासा कि आखिर प्राचीन देवता किस भाषा में करते थे बात। जरा सोचिए क्या बीती होगी उन लोगों पर जब आसमान से होने लगी मकड़ियों की बारिश। ले चलेंगे आपको एक ऐसे देश में जहां चलते चलते सो जाते हैं लोग, और बताएंगे कि आखिर फैशन सिटी पेरिस पर क्यों हुआ खटमलों का अटैक। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। की बड़ी दिलचस्प स्टोरीज आज कमाने वाने की मुफ्त में, वो बताए ना, वो वैसी वाली नहीं है, बट अलग तरह की दिलचस्प है। सूर्य अगर घूमना बंद कर दे तो देवताओं की भाषा, मकड़ियों की बारिश, और सोते सोते नहीं चलते चलते सो जाने, और पेरिस में खटमल। ये है 5 स्टोरी। किसको कौन सी स्टोरी पसंद आई है जरा मुझे बताएं, एर और क्यों। आज लगता है कैंडिडेट थोड़े अच्छा, श्रीकांत जी बताएं सर। तो अनिल जी देखिए, अगर मकड़ियों की अगर बारिश अगर होने लगती है तो कोई ना कोई तो स्पाइडरमैन पैदा होगा ही डेफिनेटली। क्या बात है, वाह गजब, मतलब गजब की थॉट प्रोसेस, बिल्कुल मतलब वो क्या कह रहे हैं, दूरगामी सोच। हाँ बिल्कुल। बचपन से जो अनिल जी हम लोगों ने इतनी बार वो जो सीरीज देखी है, अब लगता है कि ये सपना पूरा हो सकता है। वंडरफुल, वेरी नाइस। तो चलिए, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये ज्यादा पुरानी पिक्चर तो है नहीं, और आप बचपन बता रहे हैं, मतलब आपकी भी उम्र काफी कम है। तो चलिए, खटमल की बारिश जो नहीं सॉरी मकड़ियों की जो बारिश होती दिख रही है, उसमें कोई न कोई स्पाइडरमैन पैदा होगा। कुणाल जी बताएं।
अनिल जी, ये जो चलते चलते सोने वाला शहर है अनिल जी, यहाँ पर एक बार जाकर देखना चाहिए अनिल जी। ट्रेड करते करते तो कई लोग सोते हुए मैंने देखे अनिल जी, ट्रेड करते रहते हैं, फिर वो पता ही नहीं लगता अनिल जी, बाद में बाजार गिर जाता है, बाद में कहते थे आग लग गई, इस कारण नुकसान हो गया। तो ये तो मैंने सुना है अनिल जी, लेकिन ये चलते चलते सोना ये नई चीज़ है, तो ये देखना चाहिए। हाँ, मैंने भी अब तक तो यही सुना था कि लोग सोते सोते चलते हैं, कई बार नींद में चलने वाले तो मैंने सुना था। करेक्ट। चलते चलते सो जाने वाला तो पहली बार ही है। नींद में चलने की बहुत लोगों को आदत होती है। हाँ। आप में से कोई चलता है नींद में? अच्छा, क्या गलत सवाल है, चलता होगा तो बताइए। जैन साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? उसको बोलते हैं शायद इंसोम्नम्बुलिस्ट, मतलब खतरनाक नाम है, मैंने बचपन में याद किया था। यही बोलने वाला था, बैठे बैठे तो सोते थे, ट्रेडिंग करते करते सोते, टीवी के शो में भी सोते हुए देखा मैंने लोगों को, बट ये चलते चलते सोना मतलब इंटरेस्टिंग होगा। बाकी एक ही अनिल जी, ये प्राचीन देवता जो लैंग्वेज में बात करते थे वो समझना, मतलब कौन सी भाषा में कर रहे हैं। और ये पेरिस में, मतलब मुझे याद है पेरिस में जिस दिन मैं था, मेरे पान खराब हो गए थे, तो इसलिए मैं पेरिस सिटी को कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि वहां पे गर्मी पड़ने लग गई और काफी क्लाइमेटिक चेंजेस है। शायद ये एक रीजन होगा कि खटमल वटमल ये सारी चीजें नहीं आई होंगी। सो लेट्स सी, स्टोरीज आज बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पांचों के पांचों। सोने की बात बताई ना अलग अलग लोकेशन पे, ये कभी कभी मुझे बड़ी दिक्कत आती है। अच्छा। हाँ, ये क्या है, वीकेंड पे ट्रेवल करना होता है। अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट लो, फिर वहाँ पहुँचो, वहाँ स्पीच वगैरह कुछ न कुछ होगी, स्टेज पे भी बिठा देंगे, आप फ्रंट रो पे बैठेंगे। अब आप सुबह जल्दी उठे, 3 बजे 4 बजे फ्लाइट पकड़ी है, अच्छा एकदम अलर्ट रहना पड़ता है, मुस्कुराना भी पड़ता है, लोग आके सेल्फी लेते हो, और कभी कभी कोई सामने ऐसा स्पीकर आ जाए, ओ हो, और लंच के बाद आई जाए जो भाई साहब नींद की गोली आपको ऐसी देता है, मतलब ऐसे ऐसा कर करके, और कई बार फिर ना ऐसा बहाना बना पड़ा, उबासी आ रही तो यूँ ताकि किसी को पता नहीं चलेगा। अरे पूछो, और नींद भी लेने तो ऐसा लगता है जैसे बहुत गहरी सोच में है ऐसा। जैन साहब, आपके साथ भी होता है ऐसा? कि वो रेड आई फ्लाइट बोलते हैं ना, सुबह की फ्लाइट, इसीलिए आजकल मैं एक दिन पहले ही आने लग गया, मतलब BTST कर लो रादर देन इंट्राडे। और अनिल जी, बट आपके सेशन में कोई नहीं सो सकता है, ये मेरी। अरे मैं दूसरों के में सोचा, खुद के सेशन में तो मैं कैसे सोऊंगा? आपके सेशन में नहीं सो सकता है। मैं जो सेशन कर रहा था, और वहां पे आप हमली आए जस्ट टू मोटिवेट मी, जो अभी लास्ट सैटरडे की बात है जयपुर में, तो शायद वहां पे भी आपको मैंने सोने नहीं दिया, क्योंकि आपको ये टेंशन थी कि भाई संदीप जी कर नींद आ रही होती तो मैं आता ही नहीं ना। जी जय, बताइए। अनिल जी, ये जो आपने कहा ना अनिल जी, ये मैंने काफ़ी बार लोगों को ट्रैवल करते करते अनिल जी सोते हुए देखा है अनिल जी, चाहे वो बस हो और ट्रेन। और अनिल जी, ट्रेन की एक खासियत बताऊँ, खास कर मुंबई हमारी जो लोकल ट्रेन है उसकी, मतलब आदमी सो जाता है, बोरीवली कांदीवली में सो जाता है अनिल जी, और उसे अगर अंधेरी में उतरना है कि बांद्रा में उतरना है, तो परफेक्ट टाइमिंग पे आँख खुल भी जाती है अनिल जी। आँख खुलती है, अंधेरी स्टेशन आ गया, अनाउंसमेंट तो कुछ होती नहीं है, आपको पता है, और अंधेरी उतर भी जाता है अनिल जी, कि बांद्रा उतर भी जाता है। तो ये अनिल जी टाइमिंग है अनिल जी, जबरदस्त। ये मैं कभी ऐसा सोया नहीं हूँ अनिल जी ट्रेन में, मुझे तो हमेशा डर लगता है कि स्टेशन मिस हो गया कभी तो क्या, मगर मैंने लोगों को देखा है अनिल जी, परफेक्ट टाइम पे उठ भी जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही, लोगों की आदत तो क्लॉक एकदम सेट हो जाती है। तो चलिए, ये है हमारा आज का विशेष शो, मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है आपके लिए, और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताएं कि जो आंखें हमारी ज़िंदगी में खूबसूरत रंग बोलते, क्या हम उनकी हेल्थ को लेकर उतने ही अलर्ट हैं? दरअसल स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने लोगों की स्क्रीन टाइम को बढ़ा दिया है, और ख़ासकर बच्चों और यूथ की आंखों पर इसका पड़ रहा है गलत असर। आज शाम 6 बजे वर्ल्ड साइट डे में हम करेंगे इसी पर चर्चा कि किन वजहों से आंखें होती ज़्यादा ख़राब, और एक्सपर्ट से करेंगे बातचीत कैसे आंखों को रखा जाए स्वस्थ। नज़र को लगे ना नज़र, ये हमारी विशेष चर्चा आज की, नज़र को लगे ना नज़र। डॉक्टर राही चौधरी, फाउंडर i7 हॉस्पिटल, डॉक्टर नेहा मीढ़ा, वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर मंजरी चंद्रा, डाइटिशियन, इन तीनों से करेंगे इस टॉपिक पर हम बात और मुलाकात। मनी गुरु, पिछले लगातार 2 महीनों से इक्विटी फंड जिस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा निवेश आ रहा है वो है सेक्टोरल और थेमेटिक फंड। सितंबर के आंकड़ों में भी सबसे ज़्यादा पैसा यहीं 3000 करोड़ का आया है। समझेंगे क्यों इस कैटेगरी में निवेशक ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं, और आखिर ये जो जोखिम भरी कैटेगरी है इसमें निवेश का सही तरीका क्या होना चाहिए, और कैसे पहचाने आपके लिए सही सेक्टर और थीम। 6:30 बजे आज इसी पर होगी चर्चा। निवेशकों को सेक्टोरल फंड पसंद है, हेमंत रुस्तगी साहब, विश्वजीत पाराशर साहब देंगे इस पर अपनी राय। अब इंडिया 360 डिग्री की हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन। फेस्टिव सीजन पर इस बार हर तरफ से मिल रहे संकेत बढ़िया।
आज आने वाले महंगाई के आंकड़ों में भी रिटेल महंगाई घटने का अनुमान तो है, वहीं IIP के नंबर्स भी बेहतर रहने चाहिए। फेस्टिव सीजन में सभी कंपनियों की माने तो डिमांड अच्छी दिख रही है, नंबर्स अच्छे आएंगे, इकोनॉमी के मोर्चे पर राहत अच्छी है और खबरें अच्छी है। IMF ने भी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में तेज ग्रोथ से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था माना है। ऐसे में आज होगा इंडिया 360 डिग्री में पूरा विश्लेषण। संकेत शानदार, बम्पर त्योहार, मिस मत कीजिएगा हमारी आज की कवर स्टोरी। फाइनल क्लोजिंग दीप जैसा हम बात कर ही रहे थे, 19,794 लगभग वहीं पर आती हुई दिखी है और बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 44,600 के आसपास, 44,599 एग्जैक्टली वहीं पर। चलिए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी का धन्यवाद। जैन साहब का, श्रीकांत जी का, मेहुल कोठारी साहब का और जय ठक्कर साहब का भी आज हमारा साथ देने के लिए। कल फ्राइडे है, विशेष दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन है और परसों आपको करनी है इंडिया पाकिस्तान मैच की तैयारी, बिल्कुल कल ही से। तो बिल्कुल चेयरफुल मूड में आइएगा और अगर डाव अच्छा दिखे तो बहुत बढ़िया, खराब दिखे तो देखिएगा मत क्योंकि कल एक और बेहतरीन शो आपके लिए होने वाला है, वीकेंड सेशन। फिलहाल मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। मृत्युंजय। बिल्कुल सर, और रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 5,000 रुपये तक गिरने के बाद गोल्ड के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और पिछले हफ्ते के लो से गोल्ड का भाव करीब 2,000 रुपये महंगा हो गया है। तो गोल्ड में एक बार तेजी आ गई है। इसके उलट कच्चे तेल में गिरावट बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका में क्रूड का स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ा है अनुमान के मुकाबले। तो अब सवाल यह है कि क्या क्रूड और नीचे आएगा, और दूसरा सवाल कि क्या गोल्ड आगे बढ़ना चाहता है।